दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट का ये साझा प्रोग्राम है बामुलाहिजा। आज बहुत दिनों बाद हम लोग आज साथ हैं। साथ हैं मतलब हमारे बहुत प्यारे साथी कलकत्ता से सीधे जुड़े हुए हैं, नित्यानंद जी हैं और एक दो और साथी आए जाएंगे, साथ में जुड़ेंगे। तो सवाल है दूसरा कि शाहीन अंसारी साहब हैं हमारे साथ, तो उनको इसके तकनीकी सहयोग के लिए भी और एक इस पूरे सहयोग के लिए अ, उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद भी देते हैं, आभार भी प्रकट करते हैं। और विघ्नेश झा जी हमारे साथ एज यूजुअल जो हमारे साथी हैं वो जुड़ गए हैं। तो आज तीन चार चीजें हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जिस तरह की साफ सफाई और नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री देश के, वो एक तरफा संवाद में जिस तरह से उसके पक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और उनका जिस तरह से बयान आ रहा है कि इसके पहले कोई तरीका ही नहीं था कि आप जांच पाए। हालांकि जो रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन का उसके हिसाब से तो हर साल जितने भी पैसे दिए जाते हैं लिए जाते हैं सबका हिसाब किताब सभी पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं वो देती हैं। इसके अलावा जो कारपोरेट घराने हैं वो देते हैं और किसको कितना दिया गया वो सब कुछ मालूम है। और उस पर हम एक बात करेंगे कि किस तरह से एक पूरे असंवैधानिक चीज के जब वो करार दिया गया उसको ये लगातार छुपाने की बात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के मतलब निर्देश पे कहिए कि फैसले की वजह से वो दिखाना पड़ा। तो फिर वो जितना बड़ा ये घोटाला है, जितना बड़ा ये करप्शन है, उसका मतलब लोग कह रहे हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो उस वो अभी एक मसला है जिस पे हम बातचीत करेंगे। दूसरा है इलेक्शन आ गया 19 तारीख को फर्स्ट राउंड का वोटिंग पड़ना है और उसके पहले कुछ मैनिफेस्टो जो है पॉलिटिकल पार्टियों ने जारी कर दिए हैं, जिसमें कांग्रेस ने न्याय पत्र के नाम से घोषणा पत्र अपना जारी किया है। दूसरा ये मोदी की गारंटी के नाम से या संकल्प पत्र, जो भी नाम रख लीजिए, उस नाम से बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। तीसरा आरजेडी ने जारी किया है, तो उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज महत्वपूर्ण सुनवाई थी ईवीएम को लेके और उसके जरिए जो चुनावी प्रक्रिया को कैसे पारदर्शी बनाया जाए, एक भरोसेमंद बनाया जाए। इस पे आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और उसमें वीवीपैट से लेके ईवीएम और तमाम चीजें और उस वो एक पूरा मसला है। चौथा है जो लगातार जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे तमाम जगहों से, और जिस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट्स को या बीजेपी के एलाइज के तमाम जो नेताओं को जगह जगह जनता खदेड़ रही है, भगा रही है। तो उसका क्या मंतव्य है या उसका क्या नतीजा निकाला जाए। और चूंकि अभी साधन संसाधन तमाम एजेंसियों का पूरा प्रभाव या पकड़ जिसको कह सकते हैं उस पे अभी बीजेपी मुझे लगता है कि सबसे भारी पड़ रही है। बावजूद इसके कि जनता का क्या नब्ज है, जनता क्या सोच रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो आप सभी का, नित्यानंद जी का और विघ्नेश भाई, और मैं फिर से माफी के साथ आप दोनों लोगों से हाँ मतलब मुखातिब हूँ कि कोई टाइम नहीं दिया कि थोड़ी सी तैयारी करने के लिए। लेकिन मैं तो ये भी कहूंगा कि जो दिन रात इसी पूरी प्रक्रिया में है तो उसके लिए टाइम देना ना देना एक अलग बात है। हाँ ये है कि फिजिकली आदमी कहाँ उस समय किस स्थिति में है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन
सोचने समझने या देखने का दृष्टिकोण का मामला है, तो वो तो 24 घंटे उसी में जी रहा है आदमी आदमी। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ। नित्यानंद जी, आप बंगाल में क्या स्थिति है? फर्स्ट राउंड में वहाँ चुनाव है कि नहीं है? यदि है तो कितने उसमें है? दूसरा, जो मैनिफेस्टोज आए हैं उस पे कुछ छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए। और बंगाल में चूंकि लगातार बहुत कोशिश है पोलराइज करने की, अब वो पोलराइजेशन कितना शार्प हुआ है या वो पोलराइजेशन का हवा निकल गई है, मतलब ये थोड़ा सा हम आपसे यहाँ से शुरू करते हैं, आगे फिर विघ्नेश भाई को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं कि उसके बाद नंबर आपका। जी नितिन जी, जी। थैंक यू। पहले तो धन्यवाद। भाई मतलब बहुत दिन बाद जो है हम लोग मिल रहे हैं, और विघ्नेश सर आए हैं। विघ्नेश सर को नमस्कार। क्योंकि इनका शायद विघ्नेश सर का नंबर से, शायद मतलब इनके नंबर से लगता नहीं है, कभी कभी फोन करता हूँ लेकिन नहीं हम्म। मुलाकात हो जाती है। बहरहाल, तो सवाल जो है वो है कि पहले चरण में बंगाल में 3 सीटों पे मतदान है। उत्तरी बंगाल में है कूच बिहार, अलीपुरद्वार, और एक और हम्म। सीट है शायद मुझे आ जाएगा। ये 3 सीटों पे है वोटे। 3 सीट है, वोटे है 3 जगह पे मतदान है। और जो मतलब देखिए, जो भी चीजें हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है और बहुत ज्यादा उस तरह से नाराजगी नहीं है। लेकिन हाँ, बंगाल की स्थिति जो है, जैसे अभी तक जो प्लांट किए जाते हैं कि भाई चुनावी हिंसा और वैसे, तो वैसा कुछ देखने को उस वक्त नहीं है। और तीसरा कारण, बंगाल में जो नाराजगी है कुल मिला के, तो सरकार है और सरकार के समर्थक जो है राज्य सरकार के, उसमें ये कोई भी मतलब एक आम आदमी भी आगे देख सकता है कि आपने अपने तमाम जो एजेंसियों को यहाँ लगातार लगा रखा है कि 24 घंटे में यहीं पे ड्यूटी है, मतलब छावनी में बना दी। सारी सेंट्रल फोर्सेस की जो कंपनी है वो आपने यहाँ लगा दी। सवाल है कि ये एक तरह से, अगर आप वैसे भी न्यूट्रल होके भी अगर आप देखते हैं, तो आपको लगेगा जो संघीय ढांचे में एक जो होता है ना कि एक राज्य के पास अपने अधिकार कुछ चीजें, तो एक तरह से लग रहा है कि, और ये रहा भी है, मतलब चाहे यहाँ पे राज्यपाल रहे हो, तो ऐसे लग रहा है कि राज्यपाल कोई संवैधानिक पद पर नहीं है। उनको लग रहा है कि जो केंद्र में जो पार्टी है वो हम्म। उनके सदस्य की तरह, चाहे हमने देखा भी है, मैं मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जी जी। राज्यसभा में भी जो धनखड़ साहब जो पूर्व यहाँ के गवर्नर थे, हमने उनके भी कार्यकाल को यहाँ देखा है। और वो जिस तरह से हर जगह पहुंच जाते थे, राज्यपाल का नहीं, वो कभी जब वो मंत्री थे बाबुल सुप्रियो जो अब फिर से आ गए हैं लौट के टीएमसी में, तो वो जब उसमें बीजेपी में थे और वो जब यादव यूनिवर्सिटी में आए थे, तो उसमें भी वो ऐसे लग रहा है कि बचाने, ऐसे नहीं लग रहा कि ऐसे बचाने के लिए आके पकड़ के ले जाए। राज्यपाल का ये काम नहीं है। तो ये देखा है कि वो पार्टी विशेष की तरह के रिप्रेजेंटेशन जो है उनका राज्यसभा में भी सारा काम कर रहे गवर्नर थे। हमने उनके भी कार्यक्रम आ गए हैं। और जी। जो ये कहते पोलराइजेशन, देखिए पोलराइजेशन हुआ है, इससे इनकार नहीं कर सकता। जो कुछ घोटाले कथित कथित तौर पे जो जिन घोटालों को मीडिया और जो विपक्ष के जो लोग हैं, मतलब जो देखिए मान लीजिए यहाँ जो कांड हुई है, या जो जब ममता के दल में रहते हुए जिन नेताओं ने घोटाले किए थे, आज वो सब बीजेपी में जो बड़े जो नाम हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या और जो लोग हैं, वो सभी लोग बीजेपी में जाके वो बड़े पद, वो जो है वो विपक्ष का नेता बना हुआ है अभी यहाँ पे, यहाँ के विधानसभा में। तो उस पर नहीं है। लेकिन अभी भी जो सरकार है वो देखिए, जैसे अभिषेक, राहुल गांधी से पहले अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं, जो पार्टी में दूसरे स्थान पर है टीएमसी में, उनकी हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जाती है। तो ये जो हेलीकॉप्टर की तलाशी, कोई आप ये पूछ सकता है कि मोदी मोदी की हेलीकॉप्टर की तलाशी क्यों ना हो? उन्होंने जो साकेत गोखले ने लिखा भी है चुनाव आयोग को, उन्होंने सेना के हेलीकॉप्टर का उपयोग करने का आरोप है मोदी जी पे। तो प्रधानमंत्री जो है, ये लगातार पिछले बार भी ये हुआ कि एक याद कीजिए कि चुनाव केंद्र से बाहर आके वो कमल का वो लगा के और ऐसे उंगली दिखा रहे थे, जबकि ये अलाउड नहीं है कि आप चुनाव चिन्ह लगा के वहां जाए। तो वो लगातार ये इन चीजों का वायलेशन होती है। ऐसा देखा जा रहा है कि पूरी ताकत यहाँ तो बीजेपी का लक्ष्य है कि बंगाल को लेना, लेकिन इतना सहज नहीं है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ। जो मुख्यमंत्री है, जो पार्टी है,
उनकी अभी भी पकड़ है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, और विशेषकर जो जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है या जो गांगीय क्षेत्र है, जो बॉर्डर्स एरियाज है, वहाँ पे पोलराइजेशन हुआ है। इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते, पोलराइजेशन है। और इसका बहुत ज्यादा असर तो नहीं दिखेगा, लेकिन एकदम असर नहीं दिखेगा ये कहना कठिन है अभी, मतलब अभी तक का ये। जी। विघ्नेश भाई, जांच हो रही है हेलीकॉप्टर की। जी। क्या क्या खोजने गए थे, या केवल कहिए कि अ, मतलब हतोत्साहित करने वाला के लिए, या कुछ मतलब पुड़िया उड़िया डालने तो नहीं गए थे, जैसे नॉर्मली पहले होता था कि पहले से पुड़िया लेके जाते थे और वही दिखा दिया था कि ये जब्ती हुई है, तो अभी शस्त्र पे उतर आए। जी जी, संभव है। अगर स्थिति और बिगड़ती दिखी तो ये भी संभव, लेकिन अभी वो एक मैसेज, मतलब स्थिति बिगड़ रही है इसका मतलब। जैसा लोगों का अनुमान है, जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अपने अपनी 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 राय देते हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं जगह जगह से, जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं जगह जगह से, वो तो ये बता रहे हैं कि जो भाजपा है शायद उसका तिलिस्म बहुत हद तक कमजोर पड़ता जा रहा है। और इसके बाद अब शायद, हालांकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बौखलाहट में उठाए जाने वाले कदम है ये, एक मैसेज डिलीवर करना कि हालांकि जो मैसेज वो डिलीवर करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि भाई हम देखो कितने स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैसेज जो डिलीवर हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम कितने संविधानवादी हैं, हम कितने लोकतंत्र विरोधी हैं। तो शायद वो और भी एक नेगेटिव मैसेज दे रहा है। इसके साथ मैं नित्यानंद जी के बातों में कुछ बात जोड़ना चाहता हूँ। नित्यानंद जी ने एक बात कही राज्यपालों की, एजेंट्स की तरह काम करना, सत्तारूढ़ दल के एजेंट्स की तरह काम करना। आप किसी भी एजेंसी को उठा के देख लीजिए आज के दिन में, हालांकि ये स्थिति पिछले 8-10 सालों से है, लेकिन अब जिस कदर पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो तंत्र है, पूरा का पूरा जो ढांचा है हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस का, उसमें ऐसे लोग टॉप पे बिठा करके और इस तरह की मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अदर इंस्टीट्यूशंस, ये जो स्थिति है ये सचमुच लोगों को जो समझ रहे हैं चीजों को, उनको डरा रही है। और राज्यपाल की जहां तक बात की नित्यानंद जी ने राज्यपालों की, तो अगर कोई गूगल में जाकर के तलाश करे तो जो दिल्ली के राज्यपाल हैं आज, जो वहां यहाँ के मुख्यमंत्री को
या मुख्यमंत्री के अधिकारों को नहीं मानते, वो कभी नाम उनका है विनय जी, वो कभी गौतम अडानी के स्टाफ रहे हुए हैं, उनके उनके कंपनी के अधिकारी रहे, वहां से उठा के उन्हें लाया गया। तो आप अगर राज्यपालों का भी बैकग्राउंड चेक करें, और आज तो हद हो गई, हालांकि एक्शन इस तरह के होते रहे थे, लेकिन हद ये हो गई कि आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार का, वो राजनीतिक मैदान में कूद चुका है। वो स्टेटमेंट दे रहा है कि जो भारतीय एनजीओज हैं, वो जो फॉरेन फंड्स लेती हैं, वो प्रोटेस्ट करने के लिए लेती है। ये नहीं बता रहा है, देखिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो ये नहीं बताता है कि किस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ले रही है फॉरेन फंडिंग। मान लीजिए कि FCRA लाइसेंसेस जिनके कैंसिल किए गए, जैसे ग्रीन पीस फाउंडेशन, तो अगर हसदेव के जंगलों की कटाई हो रही है, उसके विरोध में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो देश को बचा रहे हैं या देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो जनता तय करेगी। तो इसीलिए वो ना बताते और उसके बाद अचानक से एक दूसरी खबर आती है कि भारत में जितने भी एनजीओ हैं सबके FCRA लाइसेंसेस कैंसिल हो गए। ये बड़ी खबर है कि भारत में जितने एनजीओ हैं सबके FCRA लाइसेंसेस क्लियर हो खत्म किए जाने। तो जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं और सरकारी विभाग दे रहे हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकारी विभाग या फिर संवैधानिक संस्था में बैठे हुए अधिकारी जो जनता के पैसे का खाते हैं, जो जनता की चाकरी करते हैं, वो नेता बने फिर रहे हैं और जो नेता हैं उनके हेलीकॉप्टर, उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनके जहां मर्जी वहां पे अटैक किया जा रहा है। फिर मोदी जी आकर के टेसुए बहाते हैं कि भाई हम तो लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहब का संविधान कोई खत्म नहीं कर सकता। उधर वो ऐसा बोलते हैं, इधर उनके 4-5 जो नेतागण हैं वो बोलने लगते हैं कि नहीं भाई हमें 400 सीट चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। संविधान बदल करके उसका हलवा बनाना है, अचार बनाना है या पापड़ तलना है, क्या करना है, संविधान बदलने के बाद क्या परोसना है, ये नहीं बता रहे। ये हिम्मत नहीं है उनकी, ना ही क्षमता है कि वो बता सके कि संविधान बदल के जो चीज वो लाना चाहते हैं वो क्या है। नहीं है क्षमता। भाई इतना बहादुर है, डंका बज रहा है तो बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उन्हें बताना चाहिए, उन्हें पब्लिक के सामने लाना चाहिए डिबेट के लिए कि भाई हम ये चाहते हैं। मोदी जी तो वैसे भी बैकडोर के मास्टर हैं, फ्रंट डोर से तो उन्होंने आज तक कोई काम ही नहीं किया। 2014 का इलेक्शन लड़ने के अलावा कोई भी काम उन्होंने फ्रंट डोर से किया हो तो बताएं, कोई भी बताए। 2014 के इलेक्शन में जो उनके भाषण थे वो फ्रंट डोर वाले थे। हम ये बदलाव करेंगे, ये सकारात्मक बदलाव करेंगे, डॉलर के रेट गिरा देंगे, 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, काला धन ले आएंगे। अरे काला धन कैसे आप ले आएंगे? आपने जिसे सॉलिसिटर जनरल बनाया हुआ है, पनामा पेपर्स में
और पेंडोरा पेपर्स में, दोनों में काले धन के शिखर पे बैठा हुआ वो व्यक्ति है। और विडंबना देखिए आप, विडंबना देखिए कि उन्हें सॉलिसिटर जनरल बनाया हुआ है। जैसे ही उनको सत्ता मिली, उन्होंने एक काले धन वाले को, एकदम भरपूर काले धन वाले को सॉलिसिटर जनरल बना के बिठाया हुआ। जो जैसा कि पनामा पेपर्स, मैं नहीं बोल रहा हूं, जैसा कि पनामा पेपर्स और पेंडोरा बॉक्स बोल रहे हैं। तो फ्रंट डोर से तब आए थे, बहुत सारे जन लुभावन योजनाओं का वादा करके आए थे, उसके बाद तो बैकडोर से ही आए, और सारी चीजें जो चल रही है बैकडोर से चल रही है। इनके जितने गवर्नर्स हैं सबका आप पास्ट रिकॉर्ड्स निकाल के देखिए, जितनी नियुक्ति हुई है, ये 10% जो इन्होंने आईएएस ऑफिसर्स की नियुक्ति लैटरल एंट्री सिस्टम से की है, वो है कौन? वो संघ के, कॉर्पोरेट्स के, इनके मित्रों के लोग हैं। यहां तक कि ओम बिरला जो लोकसभा उपाध्यक्ष थे शायद, उनकी बेटी है, उन्हीं आईएएस ऑफिसर्स में एक है जिनको लैटरल एंट्री से आईएएस बनाया गया है। ओम बिरला जी की बेटी को लैटरल एंट्री सिस्टम से आईएएस बनाया गया है। तो कोई भी आदमी, अगर वो संघ का हो, अगर वो कॉर्पोरेट घराने का बच्चा हो, और उसके बाद वो फिर जो है वो उसे बिना किसी मेहनत, बिना किसी मशक्कत के ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक, टॉप रैंक पे जाके बिठा दिया जाता है, और फिर वो परिवारवाद से लड़ते हैं। जी, आप देश के साथ मजाक कर रही है। एकदम सही कह रहा है। एक मैंने जिस बड़े, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, वित्त मंत्री के पति जी ने कहा कि ये केवल भारत का नहीं, एक मतलब पूरे दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड, बोला गया है। और आवाज आ रही है क्या? जी 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 जी, अब आ रही है, बीच में थोड़ी सी जी, वो नेटवर्क की भी थोड़ी प्रॉब्लम है। जी जी जी। इस पे मतलब ना केवल ये सरकार को मतलब गिराया जा सकता था, खत्म किया जा सकता था, जितना बड़ा ये अपराध किया है, जितनी बड़ी मतलब यदि इस पे सजा हो तो कई 100 साल तक तो मतलब ये जेल में रहेंगे। उल्टा वो आदमी जिसको असंवैधानिक बता घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उस इलेक्टोरल बॉन्ड के पूरे प्रोसेस को, आज फिर से वो उसकी वैधता और ये बताने में लगा हुआ बंदा कि पहले तो पता ही नहीं चलता, हम तो मतलब बहुत बड़ा पारदर्शी चीज लेके आ रहे हैं। ये हिम्मत कैसे पड़ रही है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। नहीं, देखिए, उन्होंने जनता को मूर्ख समझ रखा है। उन्होंने जनता को एक्चुअली जो टर्म्स वो अपने विपक्षी नेताओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, दरअसल समझते वो जनता को वैसा है। उन्होंने जनता को मूर्ख समझा हुआ है। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अगर वो हिडन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पहले ही आपने उसके बारे में बता दिया है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा कि हिडन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, जिसके बारे में बार बार सुप्रीम कोर्ट बोलती थी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिनाई करती थी, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये सफेद धन का परिचायक है। और इससे पहले जो इलेक्शंस होते थे, वो सारे इलेक्शंस काले धन से होते थे, वो पकड़े कैसे जाएंगे? अरे महाराज,
कभी थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंटों के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए, अपने मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जो इतने सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बनाए हुए हैं भारत सरकार ने, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही है, वो क्या पकौड़ा तलने के लिए है? मतलब रॉ है, आपके पास विजिलेंस है, आपके पास एनआईए है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास पुलिस है, आपके पास तमाम तरह के जो एजेंसी काम कर रहे हैं। एलआईयू है, एलआईयू है। हाँ, लोकल लेवल पे जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट बोलते हैं। जी 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 जी। वो क्या पकौड़े तलने के लिए? मतलब क्या पब्लिक को ये मूर्ख समझ रहे हैं? हालांकि अभी आप नित्यानंद जी पे रेफर करना चाहूंगा मैं, क्योंकि उनका पक्ष भी आना जरूरी है। जी जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। और जो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस जितना बड़ा ये मतलब जिसको चंदा चंदा कह रहे हैं, चंदा से ज्यादा एक तरह से एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट उसका नाम रख दिया गया। ईडी का नाम जो है फेक पूरा का पूरा मसला बनाया जाता है तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ। और तमाम जो लालच देके कहीं जो है चंदा दो धंधा लो वाला है, रेड करा के पैसा वसूलना। एक और चीज आई उसमें, गुजरात के किसी दलितों से 10-11 करोड़ रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में डलवा दिया गया। ये जितना बड़ा अपराध, जी जी, तो ये कह रहा हूं कि ये सबके बावजूद एक व्यक्ति जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री कहलाता है, जिसका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, अब फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी उसके पक्ष में खड़ा होके और वो इंटरव्यू दे रहा है, जबकि इस पे तत्काल मतलब दुनिया में कहीं भी होती तो सरकारें गिर जाती। दुनिया में मैं थोड़ा सा इससे बोल रहा हूँ कि एक तो विघ्नेश सर ने बहुत अच्छी तरह बताया कि जो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा स्मिता प्रकाश के साथ, एक तो मैं उससे प्लांटेड इंटरव्यू वो इंटरव्यू है नहीं, अगर प्लांटेड है जी, हाँ, मतलब जो भी अगर इंटरव्यू में दम होता तो क्रॉस क्वेश्चन उसमें होते, काउंटर क्वेश्चन होते। पहली बात। दूसरी बात है कि चुने हुए उसी एंकर को या उसी संस्था के मतलब हेड को तो गिने चुने 3-4 लोगों को इन्होंने बीते कुछ सालों में जो पर्सनल इंटरव्यू है उन्होंने दिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इंटरव्यू अलग होता है, इंटरव्यू आप मेरा कर लीजिए और मैं आपको कह दूंगा कि ये पूछिएगा। इंटरव्यू प्रमोशनल भी होता है। साक्षात्कार जो ये फिल्म स्टारों के साक्षात्कार नहीं लिए जाते, आप अपने फिल्म के बारे में बताइए, अपकमिंग जो है फिल्म के बारे में बताइए। तो इंटरव्यू जो होते हैं वो प्रमोशनल होता है, वो आपको आपकी चीजों को फैलाने, आपके प्रचार के लिए भी इंटरव्यू किए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है कि इसे संवाददाता सम्मेलन आप करते है ना, और जिसमें बिना रोक तो किसी को भी, वो अमेरिका में किए थे ना कथित रूप से, जिसमें सिर्फ 2 ही सवाल, उस सवाल का जवाब देने से पहले भी इनको पानी पीना पड़ा। इनको प्यास लग गई थी अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे जब इनको पूछा गया था, तो इसमें उनको पानी पीना पड़ा। तो ये आदमी सवालों से घबराकर पानी खोजने लग जाता, पहली बात। दूसरी बात है कि जो उन्होंने कहा उसने उसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने कहा कि ये है फला है। दूसरी बात है कि जो डंके वाली बात, बहुत अच्छी बात है डंके की। देखिए ऐसा है, ये बहुत सारे मैं ब्लॉगर्स को जानता हूँ जो मतलब ये जो जैसे अक्षय कुमार को बोल दिया कि आज किसी देश में जाओ तो बोलता है कि वो यू आर फ्रॉम मिस्टर। भैया ऐसा है ना, आज तक ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको किसी ने नहीं बोला कि अच्छा तुम उस देश से हो क्या जिसके हुआ है। भैया वो पूछते हो कि मतलब गांधी के देश से तो लोग पूछ सकते हैं, या टैगोर के देश से हो, बुद्ध के देश बोलते हैं लोग। हाँ, बुद्ध के देश भी बोलते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई है, जैसे जो नाम है, मतलब हम कहते हैं इंग्लैंड की बात है तो शेक्सपियर है, उनके बारे में बात होती है। तो पहले वो जमाना था, लेकिन आज की तारीख में कोई ये नहीं बोलता कि
फला देश के उससे आए, वैसे कोई नहीं बोलता। दूसरी बात इस डंके की होती है ना, जब आप इंडियन करेंसी एक्सचेंज कराने जाते हैं आपको औकात मालूम हो जाती है। आप जब अपना जो करेंसी एक्सचेंज कराने जाते हो ना, उसका जो रेट मिलता है जब डॉलर के मुकाबले में या दिनार के मुकाबले में, तो कितनी डंका बज रही है वहां पता चल जाता है। ठीक है, कोई औकात तो है ही नहीं। दूसरी बात जो ये बार बार ये जो बातें कह रहे हैं कि आपने कह दिया कि पहले पता नहीं होता था पैसे कहां से आते थे, झूठ है। पहले हर पार्टी लिखित रूप में चुनाव आयोग की सूचना देती थी कि उसको इतना पैसा मिला था, उस खर्चे का पूरा हिसाब लगता था। दूसरा है कि जो ये जो एडीआर है, स्वतंत्र एजेंसी है, वो लगातार इसका हिसाब रखती थी। पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते थे, लेकिन जो भी स्वतंत्र एजेंसी है वो भी जांच करते थे कि कितने पैसे खर्च हुए। कुछ विदेशी ऑब्जर्वर है वो भी इस बात का आकलन करते थे कि कितने पैसे कहाँ खर्च हुए। ऐसा नहीं है सॉरी, देश में अगर कैश फ्लो भी हो रहा है, कहाँ से आ रहा है कहाँ नहीं, उसका एक हिसाब होता है। इन्होंने जिस तरह से नोटबंदी की और कहा काला धन आएगा, आज मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये जो जिसके नाम से योगी बाबा, जो योग के नाम से जिनका बिजनेस इन्होंने फैलाया, जिसमें दो केंद्रीय मंत्री छोड़िए, भारत का जो हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो कोरोनिल के लॉन्च में मौजूद थे। मुझे लगता है कि कोर्ट को तो उनको बुला के पूछना चाहिए कि बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिस इंडियन, हाउ यू प्लेटफॉर्म। नहीं, वो सवाल तो पूछा, मैं ही कह रहा हूँ उनको भी बुलाना चाहिए कोर्ट पे। ये पहली बात है कि दो मंत्री उसमें खड़े थे और कुछ एंकर्स जिन्होंने इसका प्रमोशन किया। ठीक है, खैर उनको पैसा मिला तो उन्होंने प्रमोशन कर दिया, उनका प्लेटफॉर्म में प्रमोशन था। लेकिन ये जो भारत का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो खुद उसमें था। बीइंग स्वास्थ्य मंत्री, जब उन्हीं के आयुष विभाग ने कह दिया कि हमने ऐसा कुछ वो नहीं कहा उसी सरकार के, उसका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कैसे उसमें शामिल था? ये जो झूठ का जो आवंडर है, जो ये जो चीजें कर रहे, लेकिन जो आप कह रहे बार बार जो डंका है, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी जो शायद कष्ट दे। आज की तारीख में भले ही वो कोई एक ब्लॉगर है ध्रुव राठी, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, या निर्मला सीतारमण के हस्बैंड ने कह दिया, आप लोगों के बीच में जाइए, उस बीच में नहीं जिसके बीच में आप जाते हैं, आप वैसे चले जाइए। क्या गांव के वो जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वोट देता है, उसको कोई मतलब है कौन चंदा ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको रोजगार चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए। ठीक है, उसको मालूम भी नहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता है क्या, चंदा क्या होता है। चंदा तो हर पार्टी लेके बोलता है, नहीं हमारे यहाँ तो वो नवरात्रि के लिए भी चंदा लेके लोग जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी अलग है। हम जो अर्बन पॉपुलेशन की जो बात कर रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन में कुछ वर्ग में होगा, लेकिन उसको भी उससे फर्क नहीं है। एक वो वर्ग है जिसके बाद थोड़ा संपत्ति आए इनके राज में, या जो ऑलरेडी नौकरी में थे। आप देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक वो वाला पॉपुलेशन है, और जो बनिया और जो अपर कास्ट है, जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो अपर कास्ट है, आप उनका देखिए कि वो अभी भी वो उनका उसके साथ में है। लोगों को ये जो कन्विंस करने, क्योंकि एक साथ चुनाव के बाद उनका जो इंटरव्यू है वो एएनआई ने लिया, और वो सारे कई चैनलों में उसका प्रसारण हुआ। लगातार एक झूठ को जिस तरह से और उग्रवादी वाली बात है यूक्रेन में, सवाल ये वाजिब है क्योंकि हम लोग जिस क्लास के हैं उसमें हमें इंटेलेक्चुअल सवाल कर लेते हैं कि मणिपुर क्यों नहीं गए। क्या पूरे देश को आप चले जाइए, बिहार के किसी सुदूर में जाके पूछिए कि भाई मणिपुर में ये नहीं गए थे, वो उसको मालूम है क्या? आप मुझे बता दीजिए। आज के तारीख में मीडिया जब इतने आगे हैं, आप चले जाइए, हो सकता है केरल के लोग ये सवाल पूछ लें, लेकिन यूपी बिहार या दूसरी जगह पे जो वहां चले जाइए, वो कहते हैं वो जातीय संघर्ष था। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरी जो तंत्र है, आपने, और दूसरी बात है कि आप ये बताइए ना कि उसी टाइम आप दोनों को गिरफ्तार कर ले तो बोलते ऐसा लगता है कि वो तमाम चीजें, चंदे से बड़ा धंधा तो ये केजरीवाल ने कर दिया, मतलब घोटाला ये 100 करोड़ वाला, ये घोटाला उस पर हावी हो जाता है। जो हजारों करोड़ का घोटाला है उसके आगे 100 करोड़ जो है वो ज्यादा भारी है, कि आगे तो बेईमान आदमी है, तो उसको लगा दिया गया पूरे प्रचार तंत्र को, ये आप कीजिए। उसके बाद आप जाइए, टाइमिंग आप देख लीजिए, टाइमिंग को लेके ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि तो क्लीन चीट होगा, उसके लिए अदालत है वो करेगा, लेकिन जिस तरह से मैं, अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ी घटना हो जाए और मैं कह दूं कि अरे चोर पकड़ा गया, आप किसी को आगे कर दीजिए। बिल्किस बानो के बारे में कितने लोग चर्चा कर रहे हैं, जो नारी शक्ति की बात करते हैं, उसी
स्त्री समाज में जो फेमिनिज्म की बात करते, तो उन्होंने कितने दिनों तक ये मुहिम चलाया। सोनी सोरी के बारे में उनके साथ जो हुआ था उसका कौन, मैं तो आपको कुछ गिनती की जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। इनके जितनी, मैं हीरो शर्मिला को याद कीजिए, मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी और वो चुनाव में खड़ी हुई थी, उनको कितने वोट इसी समाज ने, वो तो उसी वहीं खड़ी हुई थी ना, उस समाज ने, जिस समाज के लिए, जिस राज्य के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को लगा दी, उस समाज ने कितने वोट दिए। ये ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि उन्होंने 12 साल उन्होंने शायद लगाया था ना फास्टिंग में जी। 93 वोट मिले थे, शायद 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर रहे, 93 या ऐसा कुछ था, मुझे मतलब 100 से नीचे ही। 100 वोट उनको नहीं दिए उसी समाज ने, तो जो गए थे कि जिन्होंने नग्न होके और असम राइफल्स के मुख्यालय के आगे जिन महिलाओं ने किया था, उन्हीं की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनका वोट भी मिला था कि नहीं मुझे पता नहीं। तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। तो ये होता है कि ये जो सत्ता में जो बैठा है, जिसके पूरी मशीनरी होती है, वो बहुत चालाकी से सब खेल खेलता है, बहुत चालाकी से। आपको झुंझुना, हर बार झुंझुना बच्चा जब होता है ना, जब कुछ उसके बाद रहता नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि उसको ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि वो शायद मुनव्वर राणा का एक शेर है कि पत्थर उबालती रही माँ तमाम रातें, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। नहीं, ये मैं समझ रहा हूँ दिनेश भाई, जब इतने मुतमईन है सरकार और उसके पास इतना तंत्र है, आवाज, जी जी जी, उसके पास इतना सारा तंत्र है, परसेप्शन, मतलब मीडिया के अलावा भी हजार तरह के उसके पास हाथ पैर हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। मतलब इसके बावजूद इतनी डरी हुई क्यों है? मतलब ये तो नहीं है कि, सही बात है कि बहुत ग्रामीण में जहाँ कहिए कि कुछ भी नहीं है, न साधन है न संसाधन है, लेकिन एक तमाम चीजों के बाद, 5 किलो राशन के बाद, अभी का जो पूरा जो उनका मैनिफेस्टो है, उसमें कोई आम जनता के लिए सीधे सीधे कोई कुछ भी नहीं है। वो 3 तलाक करा दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आ देंगे, फलाना होगा ठिकाना होगा, राम मंदिर बना दिया, फलाना, ये सब चीजें हैं जिसके जीवन से, रोजमर्रा के जीवन से किसी भी व्यक्ति का, इवन जो इनके सपोर्टर है, उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो इतना डर क्यों है सरकार को? मतलब जो नित्यानंद जी बोल रहे हैं, और एक दूसरा हकीकत ये भी है कि उन सुदूर गांवों से, उन तमाम जगहों से ऐसी ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जो हम दिल्ली या किसी बड़े मेट्रो शहरों में रहने वाले भी चौंक जाते हैं कि अरे इतने अवेयर लोग हैं जी। तो कहीं ये डर तो बैठ गया है सत्ता पक्ष को कि अब पुराने झुंझुने से या तमाम चीजों से अब नहीं बहलाया जाएगा, और शायद यही वजह है कि अब उसने तमाम मशीनरीज का, सरकारी एजेंसियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस डर का सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे देता हूँ। आज इस साउथ ब्लॉक में इस देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री और इस देश के गृह मंत्रालय, इस देश के वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय में आग लगी। जितनी फाइलें, अच्छा, ये कब की बात है? ये आज की बात है। लग चुकी है? जी, लग चुकी है आग? जी 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 जी, आग नॉर्थ ब्लॉक में शायद लगी है ना, नॉर्थ में साउथ ब्लॉक, नॉर्थ में, हाँ नॉर्थ ब्लॉक में लगी है। नॉर्थ ब्लॉक, जी जी, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन दोनों में लगी है। साउथ ब्लॉक में तो पीएमओ है, उसमें देखते हैं कब लगती है। वहां पे आग जून के महीने में लग सकती है। अच्छा। लेकिन
संभावना हो सकती है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन आज नॉर्थ ब्लॉक, सॉरी, शुक्रिया नित्यानंद जी का, उन्होंने करेक्ट किया है। तो नॉर्थ ब्लॉक में आग लगी है फाइनेंस मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, दोनों की फाइलें उसकी चपेट में आई हैं। और ये एक संदेश दे रहा होगा शायद। दूसरा संदेश, कल या परसों, बीते कल या परसों एक हेलीकॉप्टर शॉट प्रोग्राम शुरू हुआ, एक बहुत धनाढ्य मीडिया हाउस का, जिस मीडिया हाउस के मालिक का मानना है कि मीडिया का काम जनता के मुद्दे उठाना नहीं। आप समझ गए होंगे, आप तमाम दर्शक साथी भी समझ गए होंगे जो जानते हैं इसको। तो हेलीकॉप्टर शॉट लेकर के जो उनकी स्टार एंकर हैं, वो जब उत्तराखंड पहुंची तो लोगों ने उनके चैनल के और उनके खिलाफ इतने नारे लगाए कि वहां से उन्हें बैरंग वापस होना पड़ा। तो ये बात सच है कि लोगों तक बहुत सारी इंफॉर्मेशंस नहीं पहुंचती, मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस लोगों तक नहीं पहुंचती है। लोगों तक बस एक आभास पहुंचता है। लोग ये नहीं जानते कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कैम है वो क्या है। हालांकि मैं इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम या फिर इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरी नजर में नोटबंदी सबसे बड़ा स्कैम था। अभी पीएम केयर का स्कैम खुला नहीं है। आप याद कीजिए, एक शाह साहब थे जिन्होंने नोटबंदी में लगभग जो अमाउंट था 17 साढ़े 17,000 करोड़ का होगा, एक दिन मीडिया के सुर्खियों में आया, अगले दिन वो गायब हो गया और वो शाह साहब की चर्चा भी गायब हो गई। शाह साहब पैसा जमा कराने वाले में से थे। जी 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 जी, हाँ जी जी। तो वो शाह साहब थे। एक दूसरे शाह साहब अभी सरकार में सबसे पावरफुल, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको ये कह देता हूं कि दूसरे शाह साहब जो हैं वो सरकार में बड़े पावरफुल पद पे हैं। उनके कोऑपरेटिव में ऐसा इल्जाम लगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा इल्जाम लगा कि जो नियत तिथि थी उसके बाद भी पैसे लगातार जमा होते रहे और उसका कोई हिसाब ढंग से जनता के बीच में नहीं आया। फिर एक तीसरे शाह साहब हैं जिन्होंने अपना सरनेम बदल के अडानी रखा हुआ है। वो तीसरे शाह साहब की कहानियां जो है वो लगातार मीडिया में चलती रही। तो ये 3 शाह साहब हैं और तीनों का संबंध नोटबंदी से भी है और पीएम केयर के बारे में क्योंकि जनता को जानने का हक नहीं है, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्राइम मिनिस्टर हमने रखा हुआ है, इतना ज्यादा पारदर्शी सरकार हमने रखा हुआ है कि जनता को पीएम केयर के बारे में जानने का हक नहीं है। जो सरकारी एक बंदोबस्त था आपदा में पैसे कलेक्ट करने और उसको खर्च करने का, बाकायदा बैलेंस शीट देने का, उसका सारा हिसाब जनता के सामने रखने का, जो प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष था शायद जी, उसके जगह पे एक प्राइवेट ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में उसका ऑफिस होता है, कई सारे मंत्री, कई सारे जो उद्योगपति हैं वो उसके मेंबर होते हैं और उसमें क्या पैसे आए, किसने कितना दिया, कितना खर्च हुआ, ये जानने का अधिकार लोगों को नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत पारदर्शी सिस्टम दिया। तो एक तो ये पक्ष है।
दूसरा पक्ष ये है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जनता ये नहीं जानती, मैं मूल मुद्दे पे आ जाता हूँ, जनता ये नहीं समझती कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला क्या है। एकदम सही है, मैं नित्यानंद जी से एकदम सहमत हूँ कि ये घोटाला क्या है, इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन जो एक परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं से इसके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स को का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से घूमते हुए किसी न किसी तरीके से गांव में अगर 2-4 युवा भी हैं जो मोबाइल चलाते रहते हैं, तो ये बात उनके माध्यम से गांव तक पहुंच जाती है। कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो एक बड़ा फेमस सा सीरियल था, CID शायद, दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, तो ऐसे ऐसे जी 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 जी, तो कुछ वैसी स्थिति। हाँ, नित्यानंद जी कुछ बोलना चाह रहे। नहीं, देखिए, मैं जो बात कह रहा था, जो आप कह रहे, मैं उससे सहमत हूँ। और मैं जो बात ये कह रहा था कि वो ये है कि आपको याद करना पड़ेगा किसान आंदोलन। जी जी जी, किसान आंदोलन के टाइम में भी ये जो अभी जो एक दो दिखा है, उससे ज्यादा इन मतलब जिनको गोदी मीडिया प्रतिनिधि लोग कह रहे हैं, या इनका बहुत बढ़िया मतलब बहुत जगह बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। दूसरा है कि आज जिस तरह से सोशल मीडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके बारे में बात हो रही, उससे ज्यादा बात किसानों की हुई थी। ट्रैक्टर रैली और लंबा चला था और वो फील्ड में हुआ था। मैं आंदोलन की इसलिए बात कह रहा हूँ कि जो कथित रूप से 2G और कोल घोटाले की जो बात हुई थी, उसमें पूरी मशीनरी के साथ साथ लोगों को मैदान में उतारा गया था, सड़क पे आंदोलन किए। आप इस बात को समझिए, है ना, कि अन्यथा मुझे ना लिया जाए जो बात मैं कह रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या है कि अन्ना को बिठा के, एक व्यक्ति को बिठा के, और उसमें पूरी ताकत लगा दी गई कि इसको कैसे जन जन तक पहुंचाना, तो लोगों के मोबिलाइजेशन को किया गया। आज इतने बड़े बड़े, जिसने अभी हिम्मत जी ने शुरू में कहा, इसमें तो सरकार को वो हो जाना चाहिए कि अब तक गिर जाना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा जन आंदोलन शुरू हुआ? सोशल मीडिया को जो हम देख रहे हैं, मैं अभी ये बात इस बात को कह रहा हूँ, आप किसी से बात करने जाएंगे, वो बोलेंगे चंदा तो दूसरी पार्टी ने भी लिया है, यहाँ पे मौका है। लेकिन जो किसानों के साथ हुआ, जहाँ पे गाड़ी से उछलने की बात आई, वहां पे भी वो पार्टी जीती। दूसरा है कि जो किसान आंदोलन है, वही देखिए, वहां पे जिसको लीड किया था जिन्होंने, उसकी जीत तो नहीं हुई। किसान आंदोलन हुआ पंजाब से हुआ, पंजाब में किसकी जीत हुई? मैं जो बात कह रहा हूँ, उस बात के पीछे तथ्य ये है मेरा कि जिस मीडिया को हम गिन रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप का, वो अंजना मोदी भी बोल देती है एक बार कभी कभी गलती से, उन्हीं का विरोध हुआ ना, हेलीकॉप्टर से लेके शायद वीडियो क्लिप आया था। तो ये मान लीजिए कि वो उनका आरोप है कि भाई कांग्रेस के लोग थे और उन्होंने विरोध किया। जिन मीडिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे मौका नहीं दिया जाता, उसमें अभी भी तमाम, उनकी मजबूरी है कि जाना तो है, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको जाना पड़ रहा है। लेकिन अभी वो होते हैं क्योंकि आप शायद उनको थोड़ा बोलने दिया जाता है। लेकिन जो लोग कन्विंस है, लोग, मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि जब बच्चा वो रोता है कि आप उसको झुंझुना दिखा दीजिए, झुंझुना दिखा दीजिए। मैं ग्रामीण जो आबादी की बात कर रहा हूँ, उस बात को आप समझिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किसान आंदोलन से, तमिलनाडु के आए थे, वो मतलब क्या सड़क पे खा रहे थे, अपना मूत्र पी रहे थे, इससे मतलब उसका तो पूरे देश में फैला था। ठीक है, तो लोगों की जो चीजें होती थी, उसी बात फाइनेंशियली जो पैसे की बात करें, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि नोटबंदी सबसे मतलब बड़ा जो है मतलब स्कैम है, या PM केयर फंड वाला जिसमें बात कर रहे हैं, उसकी उसमें भी कोर्ट कुछ नहीं कह रहा, वो भी वैसे ही। ठीक है ना, मान लीजिए कि किसी जो व्यक्ति एक पद पे बैठा है, आप उनसे पूछ रहे कि भाई आपकी डिग्री और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लगा, लेकिन मुद्दे इतने ज्यादा आगे, उसमें से देखा जाएगा कि जो प्रचार तंत्र है आज की तारीख में, मनुष्य वो निकालना नहीं चाहता है। मतलब उसका कारण है कि संगठन खत्म कर दिया। आपने कहा ना कि वो जो आंदोलन को वो चीजें भी करते थे, उन तमाम जो संगठन के नेता थे, उनकी भी कमर तोड़ दी गई, या उनको जेलों में डाल दिया गया, या वो इतने अकेले हो गए कि अब वो निकलने की हिम्मत नहीं रख पा रहे। तो एक बार गए थे हिम्मत जी और मैं, गए थे जंतर मंतर पे, उनसे पूछिएगा कि क्या हुआ था जब हम लोग गए थे, कि मैं मतलब दिल्ली छोड़ के आने से पहले हम लोग एक आंदोलन के गए थे, वो यहाँ गवाह है, वो जानेंगे। हमारी भिड़ंत हो गई पुलिस वाले से, और जो आंदोलन करने आए तो भाग गए हम।
मैं आपको बता रहा हूँ, ये जंतर मंतर की बात है, वहां से दिखे भी नहीं। ठीक है, तो ये जो स्थिति मैं बता रहा हूँ, स्थिति में इसलिए बता रहा हूँ कि ग्राउंड में ये स्थिति है, और यही कारण है कि अभी भी देखिए कि कुछ जगह पे ऐसी है कि जो विपक्ष चुनाव लड़ने की, उनको अभी पता ही नहीं है कि वो कहाँ कहाँ आपस में लड़ रहे हैं, उनको पता नहीं कि कहाँ उनको जाके किस चीज में प्रचार करना। मैं इस चीज को कह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है कि अपनी कमी को हम स्वीकार करें कि हम कहाँ कमजोर है ना। ये मतलब ये ठीक है, सामने बदमाश आदमी है, मुझे बदमाश से लड़ना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि उस बदमाश से जीतने के लिए मेरी ताकत क्या है, उसका यूज कैसे करना। ये नहीं है कि बस हाँ मैं कहूंगा दो लोग आ गए तो पता लग रहा कि वो मेरे पीछे जो दो लोग खड़े हैं उन्होंने उससे पैसे खा लिए और यहाँ के खड़े हो गए, तो पीछे से मुझे डंडा मारने वाले। इस बात को आप समझिए, तो ये जो चंदा वंदा, ये फंदा, ये जो धंधा, इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखता, कम से कम रूरल एरिया से। शहर तक इसका असर पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ कुछ हद तक, लेकिन रूरल जो मतदाता है उनमें इस चंदे का कोई, क्योंकि ये उस तरह का करप्शन है नहीं जिसमें आपने वो कहिए कि 2G हो गया, ये जी हो गया, तो कि प्रचार आप प्रचार कैसे करते हैं। कोरोनिल का जो प्रचार जिस तरह से किया गया, कोरोनिल को तो लोगों की मौत भी हुई है ना, कि एलोवेरा और लौकी का, ऐसा लग रहा कि लौकी पहले लोग खाते नहीं, रामदेव से पहले लौकी लोग नहीं खाते थे क्या। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन और रोज की बात है, लौकी तो पहले भी खाते थे, कोफ्ता पहले भी बनता था यार। ठीक है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो लौकी के मतलब उत्पादक के जो है वो रामदेव ही थे। ठीक है, आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में लोगों का भरोसा नहीं रखी, आयुर्वेद की बात करें तो लग रहा है कि आयुर्वेद की जनक कोई हो गए। पुण्य प्रश्न वाजपेयी नाम के एंकर थे ना, याद है ना, उन्होंने क्यों दिया था वो एक किसी कार्यक्रम में उनकी नौकरी चली गई। इसी बाबा से पूछा था कि आप तो लग्जरी रहते, बोला कि नहीं, आपने कैसे मतलब प्रकाश सफारी पे घूमता हूँ, आप देखिए बाबा कैसे घूमते हैं। तो मैं आपको ये कह रहे कि आपको सीखने से सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। अब कौन से पत्रकार किनको हटा रहा है, कौन वो कर रहा है, किस पे नजर है सरकार की। ठीक है, अभी मैं ये देख सुन रहा था, मनोज तिवारी जो है, जिनके वो है, उन्होंने एक शब्द का यूज किया, टुकड़ा टुकड़ा गैंग। मोदी जी ने भी कहा कि जबकि इन्हीं के गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई गैंग है ही नहीं, तो ये कंटेम्प्ट है। मुझे लगता है कि कोई जाके बोल दे कि आप ऐसा कैसे कह सकते, किसको कह रहे टुकड़े टुकड़े की बात। तो सवाल ये है कि ये आपको, अच्छा एक चीज और बहुत मजेदार किस्सा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रों में मांस खा के, मछली खा के, थोड़ी खांसी है, वीडियो डालने की। आप एक बात बताइए, आज की तारीख में जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात मोदी जी करते, जिसमें खुद चैनल बनाए कह रहे सब्सक्राइब कर लो, ऐसे हजारों चैनल है जहां रोज फूड ब्लॉगर्स है जिनको रोज मतलब लाखों लोग, हजारों लोग देखते हैं इस देश में। तो क्या वो नवरात्रों में उसको स्किप कर देते हैं? क्या वो नवरात्रों में उसको स्किप कर देते हैं कि भाई ये मटन, ये मछली, क्या कुछ सिर्फ तेजस्वी यादव के मछली खाने से या किसी नेता के मछली खाने से या वीडियो डालने से? दूसरा है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या कहेंगे उनके कैबिनेट में जो मंत्री हैं, रिजिजू जी, और बाकायदा कहा पूर्वोत्तर में या गोवा में जो उनका जहाँ शासन है, क्या वहाँ नवरात्रों में पूरी तरह से सरकार जो भावनाएं आहत नहीं होती है क्या? या ये गोवा में जब चुनाव करने जाएंगे प्रचार में, या पूर्वोत्तर में अगर इनके जो मंत्री गए हैं तो वहाँ पे ये डिश विश बंद कर दिए क्या? ये केरल में अभी गए हैं तो नवरात्रों में वहाँ लोग नहीं खा रहे क्या? और इसका कोई वीडियो या जो हजारों जो ब्लॉग्स है, जो रील्स बनते हैं, उससे लोगों की भावनाएं आहत, ये मूर्खतापूर्ण बात है। एक प्राइम मिनिस्टर को ऐसे ऊंची हरकत नहीं करनी चाहिए कि अरे आपकी भावना इतनी कमजोर क्यों है भाई। बंगाल, पूरा बंगाल, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बंगाल के ब्राह्मण भी मांसाहारी है, तो जम्मू कश्मीर के जो ब्राह्मण है वो भी मांसाहारी, वो मांस खाते हैं, वो गोश्त पकाते हैं कई तरह से। ठीक है, क्षत्रिय जो है वो भी मांस खाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बंगाल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो एकादशी वगैरह में महिलाएं करती है, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि मांस नहीं खाते, उनका तो खाने का प्रमुख अंग है नॉनवेज या मछली, उनके खाने का मतलब हिस्सा है मछली चावल। जिस जापान से बुलेट ट्रेन ला रहे हैं वहाँ का प्रमुख, हमने 5वीं कक्षा में पढ़ा था, जापान का मुख्य भोजन मछली और राइस, मतलब फिश और राइस है, मछली चावल है। जी जी, जब आप एकदम सही कह रहे हैं। एक चीज मैं थोड़ा इसी बात से बात निकली है, तो स्वाभाविक रूप से मैंने तो पहले ही बोला था कि साधन के रूप में, संसाधन के रूप में, मीडिया और तमाम परसेप्शन फैलाने वालों के रूप में सबसे ज्यादा अभी कोई पावरफुल है तो वो है बीजेपी। और बीजेपी तमाम वो हथकंडे
20-22 करोड़ लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर पाए, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है उसको। अब सवाल यह है कि जो नित्यानंद जी कह रहे हैं भावनाएं आहत हो गई, ये फलाना हो गया, ये भी एक तरह का मतलब एजेंडा है कि किसी तरह से फिर से एक इसका एक सिंपल सा नाम है कि हमारे आस्था के साथ कोई जो है खिलवाड़ ना करे। तो अब एक चीज जो आपने बोला था कि 2014 में जब आए थे तो 4 फ्रंट से वो खेल रहे थे, तब इनके पास बहुत सारे एजेंडा थे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, बहुत हुआ पेट्रोल का दाम पे, मतलब दुनिया भर के पूरे एजेंडा पे वो काम कर रहे थे। अब न पुलवामा बचा है, ना वो देशभक्ति दिखाने का पूरा एक वो बचा है। अब केवल और केवल विपक्ष के मुंह देख रहे हैं कि कौन क्या बोल दे, तो उस पे एक बात का बतंगड़ बना के, वो जानबूझ के, उनको भी मालूम है कि हम जो कर रहे हैं वो कोई आस्था और इसका मामला नहीं, शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ये इस मामले में धर्म का एक सहारा लेके ये सब किया जा रहा है। तो कहीं अब एजेंडा विहीन हो चुके हैं, खास करके सत्ता पक्ष। अब केवल और केवल कुछ बचा है। दूसरा कि जिस को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन चीजों का आप सीधे सीधे आप मतलब किसी भी तरह से आप इनका जिक्र भी नहीं करेंगे, वो सारी चीजें बैकडोर से आनी शुरू हो गई हैं। तो इस एजेंडा विहीन सरकार या सत्ता कितना आम जनता का भरोसा जीत पाएगी इस बार। तमाम जो बता दिया कि परसेप्शन, साधन, संसाधन, तमाम चीजें कर रहा हूं कि कितने आंदोलन हुए और उस समय शायद लोकसभा चुनाव नहीं था। तीसरा कि ये जो तमाम आंदोलनों का जो एक स्पिरिट है, या लोगों की जो उत्पीड़न और तमाम चीजों का जो एक समय होता है जब वो निकल के आता है, तो वो कहीं कहीं निकल के आ रहा है। विग्नेश भाई, पहले आपसे, उसके बाद जी देखिए, मेरा जो परसेप्शन है वो ये है कि उस परसेप्शन को मैं बिल्कुल सहमत हूं नित्यानंद जी से कि गांवों तक वो चीजें नहीं पहुंचती है, नहीं पहुंच रही है। और इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, तब इम्पैक्ट दिखना चाहिए था, नहीं दिखा, कुछ भी असर नहीं दिखा। 700 किसानों की शहादत हो गई, नहीं दिखा। लेकिन मुझे पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में एक मैं काफी सारे गांव के लोगों से मिला हूं इस बीच में, शहर के आसपास की बस्तियों के लोगों से भी मिला हूं जो बड़े कट्टर समर्थक हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक फ्रंट पे, बड़े भावनात्मक रूप से, मतलब कि अपने जो अपनी आस्था है उससे जुड़े हुए होते थे, और आस्था सेंटर में होता था। और शायद इसीलिए मोदी जी बार बार कोशिश कर रहे हैं, जब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जब डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकते हैं, रोजगार पे बात नहीं कर सकते हैं, महंगाई पे बात नहीं कर सकते, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि
किसी भी तरह सांप्रदायिक मुद्दे पे ला सके। और इसमें वो कुछ मुझे लगता है कि कुछ हिंदी पट्टी के कुछ राज्यों के जो वोटर्स हैं उनको प्रभावित करने के लिए जो पूर्वी भारत है, अब जैसे मैं मिथिला से हूँ, नित्यानंद जी वेस्ट बंगाल से हैं, जो आसाम के हैं, जो गोवा के हैं, जो केरला के हैं, जो तमिलनाडु के हैं, तो इन सब जगहों में नवरात्रा के वक्त भी आप जाएंगे तो जो शरद ऋतु का भी नवरात्रा होता है, तो उनके पंडालों के बाहर बड़े आराम से आपको चिकन, मछली, ये सारी चीजें, नॉनवेज, वेजिटेरियन चीजें मिल जाती हैं। और इसमें कोई जो हम शाकपंथी हैं या फिर जो अलग पंथ के लोग हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं मानते, इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि लौकी काट के हम खाएंगे तो लौकी का जो पौधा होता है उसमें प्राण नहीं होते, उसमें जान नहीं होता, उसमें भी प्राण होता है। हम निर्जीव चीजों को नहीं खा सकते, हम किसी न किसी सजीव चीज को ही, सजीव वस्तु को ही प्रोसेसिंग के माध्यम से अपने डब्बों में, अपने किचन के डब्बों में रखते हैं, चाहे वो दाल हो, चावल हो, कुछ भी हो, सब्जियां हो। तो इसके बारे में एक चीज और है, मतलब भारतीय जो भी ज्ञान परंपरा है, उसमें भी कहा गया है कि जीवस्य भोजन। जी जी, उसमें भी कहा गया है। आप देखिए ये तो अब ये जी, हाँ, मुझे ऐसा लगता है, बहुत मैं कंफर्म नहीं हूँ, होती होती बातें थी कि अमित शाह जी जैन हैं शायद, तो मोदी जी भी शायद जैन पंथ से ज्यादा प्रभावित हों, पर पता नहीं। खैर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चर्चा की बात नहीं है। उसमें जो उनकी आस्था है वो उसका पालन करें। और तेजस्वी यादव जी ने इसीलिए एक पुराना वीडियो पोस्ट किया था उनका IQ टेस्ट लेने के लिए, जिसमें कि तेजस्वी यादव जी के अकॉर्डिंग मोदी जी फेल हो गए। वो यंगस्टर्स जो है वो इनसे ज्यादा स्मार्ट हैं। बाद में अगले दिन पोस्ट किया तेजस्वी यादव ने संतरा छीलते हुए कि संतरों को छीलने में बड़ा मजा आता है। तो मोदी जी जिस टेक्निक को लगातार यूज करते रहे हैं, उसको अब यंगस्टर्स उन्हीं के खिलाफ यूज करने लगे हैं। मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत सुनी सुनाई हुई कहानी है, लेकिन फिर भी अपने दर्शक भाइयों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि शायद मोहन नाम का एक लड़का था, उसे शरारत सूझती थी, गांव में रहता था, पुरानी बात है, शरारत सूझती थी, तो एक दोस्त के साथ मिल करके प्लान बनाता था कि भैया मैं गांव वालों को यहाँ इकट्ठा करूंगा और तुम जो है तब तक में कुछ सामान, कुछ चीजें या कुछ पैसे उड़ा लेना एक आध घर से। तो बार बार वो भेड़िया आया चिल्लाता था, और उसके चिल्लाने से भेड़िया आया, पूरे गांव वाले वहां जमा हो जाते थे। उसका दोस्त जो है जो कुछ भी है पैसे या ये उड़ा लिया करता था। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब तीसरी बार वो चिल्लाया भेड़िया आया, तो गांव का कोई भी व्यक्ति निकल के नहीं आया। तो ये मुझे लगता है कि ये मोहन नहीं, जो नरेंद्र जी हैं, उनका भी तीसरा टर्म है शायद। देखिए भेड़िया सही में आता है कि नहीं। जी एकदम सही कह रहे हैं नित्यानंद जी। सवाल वही है कि अब क्या मैंने
इस इतने बड़े एजेंडा विहीन होके कोई कुछ दिखाए। अब 2047 का आप कुछ दिखा रहे हैं आप, कोई एक झुंझुना है जिसके बारे में उनको खुद ही यकीन नहीं है। नहीं इस देखिए, झुंझुने को मैं दिखा, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि तो हाँ विघ्नेश सर जो बात कर रहे थे। मतलब एक जैसे मतलब पिछली दो 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 टर्म का है मामला। एक तो 2014 में लेके आए जी, बड़ा घोटाला है, फलाना है, ठिकाना है, करप्शन का पूरा एक मतलब आकाश गंगा वहां बह रही है टाइप का। और आपने पॉजिटिव एजेंडा लेके आए कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। दूसरी बार भी हालत खराब थी, लेकिन पुलवामा हो गया और उसके बाद पूरी की पूरी स्थिति बदल गई। अब तीसरी बार में वो क्या विजन दिखा पा रहे हैं, ये भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। कुछ तो दिखाएं, वो तो दिख रहा नहीं है। और आप मैं कहा, देखिए आप जो सवाल कर जी रहे हैं मैं इसे कह रहा हूँ कि रोकते हुए, तो जो विजन की बात कर रहे हो मैं समझ, उसका विजन ये है, उन्होंने एक बात कही थी जो किसी के उसमें नहीं आया है। हालांकि इस चुनाव में मेरा मानना है कि बेरोजगारी और महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकी ये इलेक्टोरल बॉन्ड ये सेकेंडरी है। लेकिन जो इस बीच में चाल चला गया वो ये है कि मैं करप्शन खत्म करना चाहता हूँ। ये देखिए, उसका कारण है कि चुनाव से ठीक पहले दो दो मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया। आपकी एजेंसियों की, अखबारों में आपकी एजेंसियों की खबरें आ रही है, मतलब जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया उसके अगले दिन ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया, वो खबर दबी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लांट कैसे होता है। आप जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया, उसमें क्या ग्राउंड में अभी आप देख लीजिए, जो ग्राउंड में सर्वे कर रहे हैं, किसी एंकर को, चाहे वो वैकल्पिक वाले भी है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, लोगों को समझ में नहीं आ रही। धन्यवाद बात पहले बात, क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता कि गाय के नाम पे जो राजनीति करते हैं उन्होंने पाकिस्तान से लिए, जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनी है उनसे इन्होंने पैसा लिया, तो ऐसे तो इन्होंने जब भावनाओं आहत होने की बात कर रहे हैं काउंटर में, तो ये करेंगे जो कि है कि आपने तो जो बीफ एक्सपोर्ट जो कंपनीज है, और भारत आज की तारीख में भारत तीसरे स्थान पर है, तीसरे या दूसरे स्थान पर है शायद, है भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है कि जो गौमांस मतलब जो भी है बीफ जो है, चाहे बफेलो मीट हो या और दूसरी तरह के जो रेड मीट है, उसके एक्सपोर्ट में जो है, एक्सपोर्ट में उसके भारत का स्थान दूसरे या तीसरे नंबर पे, शायद दूसरे नंबर पर, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो ये भावना आज वाली जो बात मैं इसलिए कह रहा था, वो एक बात मुझे इसलिए आई कि विघ्नेश सर ने कहा कि मैं मिथिला से हूँ, तो सर को मालूम होगा कि मिथिला के ब्राह्मण मांस खाने के लिए जाने जाते हैं, और वहाँ के खान में, और उसमें दूसरा है कि जो देवघर है जहाँ से ये दुबे जी आते हैं, निशिकांत दुबे साहब जब है, इनके क्षेत्र में तो वो देवघर में पूरे दशहरा में 10 दिन बलि दी जाती। ये भावना आहत होने वाली बात जो है ना, ये मुझे नहीं लगता है कि मैंने उसका कारण बताया, इसलिए वो कोई मुद्दा उस तरह से नहीं है। इन्होंने बोला चीजें हैं, लेकिन एक वर्ग है उनको लगता है कि ये लोग तो जैसे बंगाल में उन्होंने आज के उसमें उनका ये था कि रामनवमी को रोकने के लिए, यार मतलब आप किसको बोल रहे हैं रामनवमी रोकने के लिए? तो ऐसे लगेगा कि बंगाल के लोग, मैंने पूछा ना, ग्रामीण लोग अभी भी बहुत ज्यादा धार्मिक, उनके अंदर धर्म का उठा हुआ है बंगाल में। ठीक है, वो सांप्रदायिकता उनके अंदर उस तरह से नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो हिंदू है, हिंदुत्व की उत्पत्ति यही हुई थी। कई कला एक जगह है जहाँ की स्टोरी मैंने आपको बताया, पिछले बार हम लोग आए थे और वहां से स्टोरी हुई थी। हिंदुत्व की उत्पत्ति जो है वो कई कला और इसमें जो है यहाँ से उसका बहुत लंबा यही, इसीलिए आनंद मठ और तमाम चीजें देखी गई। और हालांकि उसमें जो वो मजनू शाह जो थे, जो फकीरों का जो आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, उसके मजनू शाह उसके वो थे जिनको फांसी वहां दी गई रांची के पास, है ना, वो फकीरों का आंदोलन था। मुस्लिम जो फकीर थे उन्होंने ही अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। तो एक तो ऐतिहासिक है, दूसरा है कि यार देखो, मैंने कहा कि दो मुद्दे हैं, वो एक तो बेरोजगारी है, बेरोजगार सबसे नंबर 1 पर, लेकिन जो उन्होंने कहा बेरोजगारी पर उन्होंने अपनी बात की नहीं है, तो उसमें इनकी ये बैकफुट पर है। जैसे बेरोजगार के मामले में ये बैकफुट पर है। दूसरा है कि मतलब 2 चीजें हैं, एक बेरोजगारी, दूसरा है महंगाई, ये है। तो उसको छुपाने के लिए जो कह रहे हैं कि करप्शन
दूसरा ये 1947 का ये दे रहे हैं, क्या नाम है, अगले 2047 47 100 साल पूरे होने। अरे भैया 100 साल पूरे होने से पहले ये जो है तुम्हारा 2025 में जो आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है, तुम इसको ये जो संविधान बदलने की बात ये मना कर रहे, जैसे इनका झूठ कैसे पकड़ा गया। देखिए गृह मंत्री संसद में कहते हैं कि एनआरसी की बात करते हैं, ऑन रिकॉर्ड है संसद में जो बातें होती है रिकॉर्ड है ना, वो एनआरसी की बात करते टेक्नोलॉजी समझाते हैं। जब दबाव बढ़ता, जब चीजें होती तो बोलते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये जाके रामलीला मैदान में जो है मोदी जी झूठ बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो कंट्राडिक्ट है ना। तो या तो आपने फिर अमित शाह जी से बात नहीं की थी कि तुमने ये बात क्यों कही थी, या वो बोले होंगे यार मेरे को तो पता ही नहीं तुमने क्या बात की थी। ठीक है ना। जैसे जब ये जो माल्या जब यहाँ से भागा तो खबरों के अनुसार तो बताते हैं कि अरुण जेटली से मिल के हो गए, जा रहा हूँ, ये चौकसी वगैरह जो है इनके जाने की। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो आप और हम समझ रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोअर लेवल के आदमी। नहीं, मेरा आपका जो सवाल है आ रहा है फिर बता दूंगा। जी, मेरे समझने और ना समझने की बात नहीं है ना। मैं आपके कुछ में आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गरीब आदमी के लिए नमक तेल की बात है ना। वो नून तेल और अनाज की बात कर रहा है, उसमें इन्होंने कहा कि 5 साल तक और अनाज फ्री मिलेगा। ये जो अनाज वाला फैक्टर है, मैंने पहले भी कहा, जो फूड राइट टू फूड जो एक्ट पास हुआ था वो भी लगभग ना मतलब फ्री में ही था। उसको किस तरह से नहीं फैलाया गया या जो किस तरह से चीजें की गई उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। आप पूछ सकते हैं आगे क्या पूछते हैं। मेरा ये कहना है कि ये केवल मेरे परसेप्शन का मामला नहीं है व्यक्तिगत। हम जब पूरा एक एजेंडे की बात है, जिस आक्रामकता के साथ 2014 में बीजेपी लड़ी थी, या 2019 में जिस पुलवामा का पूरा एक हाइप बना के और दिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरी ओर मामला यहाँ भी आ गया, क्या नाम है, लद्दाख में जिसको आप छुपाते थे, अब वो घर घर तक पहुंच गया। सोनम वांगचुक का मामला सोशल मीडिया के जरिए वो तमाम जगहों से इस तरह की खबरें आनी जो नॉर्मली जो शहरी जो लोग हैं, जो आपाधापी में रहते हैं, वो नहीं जानते, जितना ग्रामीण स्तर पे लोग अवेयर हैं तमाम मुद्दों पे, सरकार के तमाम करतूतों पे बहुत ज्यादा अवेयर हैं। और वो वीडियो तमाम जो सोशल मीडिया पे जो लोग जा जाके गांव गांव में लोगों से पूछते हैं और जो जवाब आता है, तो ये तो हो गया, एक चीज हो गई जिसपे मुझे लगता है कि दोनों ही है, जहां एकदम पहले से ही परसेप्शन बना दिया गया कि हाँ जी मोदी जी ही भगवान है, तो वहां कुछ भी आप कह दीजिए तो वो शायद मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन कंट्राडिक्ट है ना आपकी बात पे। देखिए सोशल मीडिया की बार बार जो आप बात कह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, मैं देखिए मैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं किस तरफ हूँ, आप जानते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं का मतलब यहाँ मैं एक मतलब XYZ की बात है। जी 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 जी। 3 लोग हैं मान लीजिए, आपको तीनों जो लोग बैठे हैं या 4 लोग बैठे, उनको मालूम है कि कौन किस तरफ है। मैं ग्राउंड रियलिटी की मैं कह रहा हूँ कि जब आप ये कहते हैं, लेकिन जब उसी आप सोनम वांगचुक एक तरफ रखी है और एक तरफ लोग जाके पूछे कि संदेश खाली, तो संदेश खाली लोग एक एक लोगों को मालूम। कारण क्या है, उसका जो प्रचार तंत्र बहुत बड़ा है, उसमें सारी एजेंसी पूरी ताकत लगा दी गई है। आप जिस चैनल को देखते हैं उस चैनल में मुश्किल से 30,000 लोग देखते होंगे मान लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ। और जरूरी नहीं है कि वो वहां तक पहुंचा होगा, लेकिन संदेश खाली की जो बात है, जहाँ आपके ये जो भक्ति वाले हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि संदेश खाली में ये हो गया, संदेश खाली में ये करने वाला भी उस धर्म का था। अब मैं जो कह रहा हूँ तो आपको मानना पड़ेगा। ये जो आप सोशल मीडिया की, उससे आप चुनाव लड़ेंगे क्या? आपसे ज्यादा सोशल नेटवर्क उनका तगड़ा है, उनका IT सेल बहुत तगड़ा है। ठीक है, वो कौन है निरुआ, वो जो कौन है, ये जो खेसा क्या नाम है, ये जो एक है जिसने कहा कि हमने तो रोक दी, इनके बच्चे ही नहीं हुए, मोदी ने रोक दी, योगी के बच्चे नहीं हुए, बेरोजगार के नाम पे वो जो आदमी कह रहा है कि कौन है बच्चा पैदा कर रहा है भैया। अभी तो उसने जो है कहा डीप फेक कुछ वीडियो है जिसको जो है बनाया गया है, खैर मतलब बैकफुट पे आ गए हैं।
मेरा केवल केवल इतना कहना है कि तमाम चीजों के बावजूद, मैंने पहले ही कहा कि साधन, संसाधन, परसेप्शन, मीडिया और तमाम चीजों के मामले में तमाम विपक्षी पार्टी नहीं होगा, उसके कम से कम 10 गुना, 20 गुना तो मान ही के चलते हैं कि उनके पास है। बावजूद इसके कि क्या वजह है कि ये इतना डरे हुए हैं, या केवल डरने का नाटक? यार नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, डरे हुए हमसे कारण है कि 21वीं में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से शक्ति दिखाई है, मैं पिछले बार भी ये बात कह चुका हूँ कि ये सरकार डरी हुई है और बैकफुट पर भी है। उसका कारण है कि इन्हें कई जगह लोगों को नाराज और जो बाहर से आए हुए लोगों को टिकट देना पड़ा, उसका कारण है इसका डर है। जो कांग्रेस से जिनको भ्रष्ट बताते उनको बड़े बड़े पोस्ट देने पड़े, उनको टिकट इनको देनी पड़ी, और जो नए लोग आए उनको टिकट क्यों दिया? क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने ग्राउंड में काम नहीं किया था, इनकी छवि खराब हो चुकी थी। इसलिए जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था, क्योंकि कांग्रेस आए हुए लोग हैं या अन्य पार्टियों से जो लोग हैं, तो उस व्यक्ति का जो, उस नेता का जो वोट बैंक है उसको लेने के लिए अपने नाम से टिकट दे दिया कि भैया जाओ। मैंने पहले भी कहा था कि वो क्या दबाता है, इससे भी होता है। कई बार बोलता है ना कि अरे हाँ लल्लन को दे दिया गाँव में, तो कई बार व्यक्तिगत तो उसका भी इनको वोट लेना है। तो एक तो व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए आप मुझे खड़ा करें तो मैं मुनीरगंज में कहीं जहाँ हमें रहता है तो वहाँ बोल दे कि मुझे देना है। प्रेस क्लब का चुनाव कैसा होता है? व्यक्तिगत संपर्क से ही होता है ना। तो कई बार व्यक्तिगत संपर्क वाला भी बहुत सारे वोटर होते हैं। जी जी, एकदम सही कह रहे हैं। पार्टी आधार पर भी वोट होता है, तो मुद्दा इनके पास नहीं है। लेकिन ये रोजगार और महंगाई के उसमें बैकफुट पर है। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड और अभी जो चुनाव आयोग और इसको देखे, उसमें बैंक इनके पास है ही नहीं। लेकिन बावजूद इसकी जो सांप्रदायिकता की बात, जो बार बार ध्रुवीकरण की बात हो रही है, ये इनके डीएनए में है, ये ऐसे पीछे नहीं हट सकते। मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, देखिए उन्होंने कैसे लोगों को दिया। 2019 में जब चुनाव हुए थे, अब याद कीजिए, कंगना रनौत का एक आया था, एक उन्होंने कहा, नविका कुमार को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो वो ईवीएम में बटन नहीं मिला बीजेपी का, तो मुझे फोर्सफुली शिवसेना को देना पड़ा था, याद है? जिसने फिर वो आज तक उन्होंने काउंटर किया कि ऐसा नहीं है, वहीं से पूनम महाजन जो है वो जीती है। तो उसमें ये लगातार बोली कि नहीं ऐसा मिला नहीं, तो फिर जीती कैसे अगर वो बीजेपी का वो नहीं था? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे दूसरा है कि सुभाष चंद्र बोस, तो ऐसे लोगों को दिया कि जो विवाद पैदा करे, जो आपकी चीजों को भटका दे, उस मुद्दे से भटका दे आपको, फिर काउंटर हो, फिर वो विक्टिम गेम खेले कि मुझे दिया है। अरे भाई, इन्हीं के एंकर ने ये इन्होंने मुहा मुद्रा को क्या क्या कहा, सोनिया गांधी के लिए क्या क्या बात कही। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि ये मुद्दे से हटके जब मुद्दा नहीं हो तो इस तरह की बात करेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि इनका तंत्र, इनकी ताकत इतनी वो है, उसके बावजूद अभी भी, और लोगों को जिस तरह से इन्होंने पोलराइज किया, उसकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है तो बहुत छोटी भी नहीं है। इस बात को आप समझिए। जी जी जी, एकदम सही कह रहे हैं वीरेश भाई। आप कुछ हाथ उठा रहे थे? जी 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 हाँ, आपकी आवाज आप चली। बोल रहे थे कि नहीं ना, आवाज आ रही है, आप बताएं। वो मुद्दा स्लिप हो गया मेरे दिमाग से, जो बात चल रही थी। खैर खैर, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा हम आते हैं अगले अगले मुद्दे पे। वो मुद्दा है वीवीपैट को लेकर। वीवीपैट पे आज करीब करीब 3 से 4 घंटे लंबी बहस हुई है। 10-11 जज, शायद बहुत दिनों बाद इतने बड़ी संख्या में जज बैठे, तो कुछ न कुछ मामला तो है कि गंभीर है। और चूंकि बहस लंबी हो गई, तो जो भी जज थे उन्होंने कहा कि भाई अगली सुनवाई जो है हम बृहस्पतिवार को बैठ रहे हैं और तय करेंगे। यदि वीवीपैट, हालांकि वीवीपैट का मसला तो अभी सेकेंडरी है, इसके पहले तमाम नेताओं ने, खास करके राहुल गांधी ने भी कहा था कि राजा की जान कहाँ है? तोते में है। तो वो तोता कहीं अब पकड़ में आ गया है।
खास करके मतलब जजों के ग्रिप में आ गया है। एक तो ये है, दूसरा यदि ये वीवीपैट का भी गिनती हो जाता है, मान लेते हैं, तो क्या लग रहा है क्या नतीजा हो सकता है? मतलब जिस लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार केवल और केवल कॉन्फिडेंस ये है कि मैं जो करूं मेरा तुम क्या बिगाड़ लोगे, मेरे पास इलेक्शन कमीशन है और ईवीएम है। जी जी जी, ये देखिए, ईवीएम पे आने से पहले मैं थोड़ा उसमें ऐड कर देना चाह रहा था जो नित्यानंद जी ने कहा। वो एक जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये कि एक एक बात मैं मानता हूँ, मैं भी उसी ट्रैक पे सोच रहा हूँ जिस ट्रैक पे नित्यानंद जी सोच रहे हैं, शायद आप भी उसी ट्रैक पे सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा तंत्र है और जिस तरह से ये परसेप्शन फैलाने और बाकी चीजों का ये करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सी वोटर्स के सर्वे में और सीएसडीएस और सीएसडीएस के सर्वे में जो बात निकल के आई कि महंगाई और बेरोजगारी दो मुख्य मुद्दे हैं। राम मंदिर 2% है, 8% है और हिंदुत्व 2% है, 10% उसका होता है। इसी तरह से कुछ चीजें थी। लेकिन और ये भी सच है कि जिस तरह से परसेप्शन फैलाते हैं गांव-गांव में, जो टेलीविजन सेट्स हैं, जो केबल नेटवर्क और जिस तरह से सजे सवरे संसाधनों से युक्त, दिखावे का वक्त है, दिखावे का टाइम है। आप भी देखेंगे कि एक व्यक्ति कार से उतरता है तो दुकानदार उसे थोड़ा सा ज्यादा तरजीह देता है, एक व्यक्ति जो पैदल जाता है उसे कम तरजीह दी जाती है, बाइक वाले को तो और भी नहीं दी जाती है कि सेल्समैन वगैरह टाइप कुछ होगा, पैदल वालों को फिर भी तरजीह मिल जाती है। तो वो एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है और उस पे सारा मामला चल रहा है। लेकिन एक जो मुझे मुझे आभास हो रहा है, देखिए मैं इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है और क्या है, मुझे जो आभास कि एक जो चेंज आया है वो ये आया है कि गांव के लोग भी शायद ये समझने लगे कि किसी वजह से, पता नहीं शायद जिस वजह से भी, गांव के युवाओं की वजह से या फिर कुछ देखते देखते आपको भी आभास होने लगता है कि भाई जो सामने वाला टेलीविजन सेट पे दिख रहा है, बोल रहा है, वो शायद कुछ ये है। तो लोगों को एक चीज बड़ा मुझे लगता है कि इस चुनाव में ये अंतर है कि लोगों को एक चीज समझ में आने लगा है कि ये भाजपा का जो तंत्र है, प्रचार तंत्र, प्रोपेगेंडा तंत्र, ये बहुत बड़ा है। देखिए, ये भी अपने आप में एक सकारात्मक मैसेज हो सकता है तो नकारात्मक भी हो सकता है। 2004 वाली बात हो सकती है, इंडिया शाइनिंग वाली। तो कुछ मुझे ऐसा लगता है, जहां तक वीवीपैट के आने का संबंध है, वीवीपैट को डिनाई करने के लिए, हालांकि आज चुनाव आयोग बड़े सख्ते में था, वो संभाल नहीं पा रहा था दूसरे पक्ष के वकीलों को और उनके सवालों को, उनके तर्कों को, उनके दिए हुए सबूतों को। तो ये तो तय है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कोशिश करेगी कि वीवीपैट, सारे वीवीपैटों की गिनती हो। और प्रशांत भूषण जी ने जो मुख्य मांग रखी वो ये कि जो वीवीपैट की स्लिप है वो वोटर के हाथ में आना चाहिए।
जी ताकि वो एश्योर हो सके, उसके पास एक सबूत हो सके कि उसने इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया है। तो अगर ये होता है तो अगर सर्वोच्च न्यायालय ये करने के लिए कहती है तो अभी चुनाव आयोग के पास बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे बहाने हैं, इतने कम वक्त में हम कैसे कर लेंगे, वगैरह 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 वगैरह। अब देखना होगा कि रुख क्या होगा। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उन उसका रुख क्या हो। अगर सर्वोच्च न्यायालय, अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत ज्यादा कड़ा हुआ तो ये दोनों फ्रंट पे काम करेगा, लोगों के बीच में एक मैसेज पहुंचाने का भी काम करेगा। हालांकि जो उसी सीएसडीएस का सर्वे है वो ये बता रहा था कि 58% लोग ईवीएम पे यकीन नहीं करते, जो वर्तमान चुनाव की प्रणाली है उस पर यकीन नहीं करते। तो ये भी एक पक्ष है और ये देखना होगा, ये देखना होगा। जी। नित्यानंद जी का लग रहा लाइट का कुछ प्रॉब्लम है या नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मोबाइल लेके घूमे जा रहे हैं। जी, तो वीवीपैट वाले पे थोड़ी सी बात। जी, नित्यानंद जी का पक्ष आए तो नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी हाँ हाँ, आवाज आ रही है क्या अब? जी 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 हाँ। देखिए, एक मेरे यहाँ लाइट चली गई है, ये इमरजेंसी लाइट जल रही है। जी जी, वही वही समझ में आ रहा है। हाँ, तो लाइट चली गई तो मैं जो कह रहा था कि मैं थोड़ी सी बात करके उसके बाद बंद कर दूंगा, क्योंकि लाइट बहुत देर तक जलती नहीं है और नेट भी कट जाएगा जो भी है मोबाइल का। आपका सवाल वीवीपैट को लेकर था ना, तो क्योंकि मैं विघ्नेश को सुन नहीं पाया उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। एक तो 2 बेंच की वो है ना, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच से सुनवाई की, 2 ही जज थे, ठीक है, बहुत सारे जज नहीं थे, और 2 घंटे इसकी सुनवाई हुई, क्योंकि पूरी सुनवाई को मैं वो कर रहा था, सुन रहा था। हाँ, मतलब इंटरेस्ट था तो सुन रहा था कि फिर क्या बोले क्या नहीं उसमें है। सवाल आपका क्या था उसको वीवीपैट को लेके, क्या आपने मतलब ये है कि यदि वीवीपैट की गिनती शुरू मतलब कह देती है कि करनी है, हालांकि उसका तमाम तर्क भी दिए जा रहा है कि टाइम लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, और टाइम तो एसबीआई को भी लगा था, बाद में पता चला कि वो हेलो हाँ, नहीं क्या इससे फर्क पड़ेगा? इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अभी देखिए, फर्क पड़े ना पड़े, मनोबल पर तो असर पड़ेगा, मनोबल पर असर पड़ेगा। जो मनोबल पे दोनों पक्षों का मनोबल, एक का मनोबल वो होगा बढ़ेगा, मतलब जिसके हाँ, और एक का वो भी होगा जिसके मन में चोर है, या आदरणीय जो है राजीव कुमार जी जो हैं, वो जिस तरह की शायरी करने लगे हैं, वो संदेह को और पैदा करता है, गहरा करता है। उनके एक्शनों का अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए तो वो भी संदेह पैदा करता है और वो संदेह के घेरे में आते हैं, ठीक है। तो कथित रूप से जो एक स्वायत्त एक संस्था है संविधान के तहत, उसकी पूरी स्वच्छता और पूरी क्रेडिबिलिटी जो है, आज इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? इससे पहले इस तरह के सवाल चुनाव आयोग पे नहीं उठे, ठीक है। हालांकि चुनाव आयोग पहले एक आदमी का आयुक्त होता था, उसके बाद 3 और आए, तो वो नरसिम्हा राव ने किए थे। नरसिम्हा राव ने 2 और आयुक्तों को जोड़ा, लेकिन बावजूद उसके चुनाव आयोग पे कभी इस तरह के सवाल नहीं उठे जो आज अब जो है 2000
14 के बाद से लगातार। और जीवीएल नरसिम्हा राव जो उनकी किताब है ना, वो क्या नाम है, शायद उन्हीं का नाम मैं ठीक से ले रहा हूँ, अगर नहीं भी ले रहा हूँ तो वो है, राव साहब है और बीजेपी के नेता है। उन्हीं नरसिम्हा है, की पीवी नरसिम्हा है जी। नहीं जी, जेवीएल कुछ जेवीएल नरसिम्हा जी हैं हाँ है ना। आप एकदम सही नाम ले रहे हैं, मैंने उनके साथ काम किया है। तो हाँ, तो उनकी किताब है ना, डेमोक्रेसी एट रिस्क, है ना। तो वो ईवीएम पर ही है, वो ईवीएम पे सबसे पहले ईवीएम पे सवाल वही उठाए थे, डेमोक्रेसी एट रिस्क। तो वो थे जैसे पहले आधार, देखिए इनका इनका कंट्राडिक्ट देखिए, ईवीएम पे सवाल पहले ये उठाए, डेमोक्रेसी एट रिस्क किताब तक निकाल दी। आधार को लेके हमारे जो विश्व गुरु जी है डंका बजाने वाले, ये क्या क्या बात बोलते थे, रुपया को लेके ये क्या क्या बोलते थे। अब जो है वो सवाल कोई उनसे पूछता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर है अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि, क्योंकि ये इनके एक इंटरव्यू में ये पानी पानी पीते हुए पानी छोड़ के भाग गए थे, इंटरव्यू छोड़ के। तो कुल मिला के जैसा भी है, तो वीवीपैट में जो भी सवाल आएगा उस सवाल से दोनों पक्षों को फर्क पड़ेगा, एक का मनोबल बढ़ेगा, एक का मनोबल थोड़ा कमजोर होगा या शायद टूट जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लोचा है। अगर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो अगर लोचा नहीं है तो क्या, ऐसे विभाग हम 3 पता चल रहा है कि ये रात में जो है 15 मिनट में सारा गिनती हो गया, सब बाहर आ गया। तो ये तो झूठ बोलने का, तो 3 महीने का समय क्यों मांग रहे थे, किसको मांग रहे थे भाई। अभी भी आप जो करोगे, आप जो कांच कांच काला क्यों कर दिया, जो सफेद कांच था जहां दिखता था उसको काला क्यों कर दिया। वो कौन कौन टेक्निकल बंदा आता है जो उसको उससे कनेक्ट करता है, उसको जो आउटसोर्स आप करते हो, जो आके वीवीपैट के मशीन को कनेक्ट करता है, वो आउटसोर्सिंग कहाँ से होती है, कौन लोग है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि आयोग कहता है उसकी जानकारी उनको नहीं है। तो कौन है जो कनेक्ट करने आता है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट कौन है, हम तो नहीं जानते, वो हैकर हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम। मान लीजिए कि हम एक अपने मोबाइल में कुछ दिक्कत हो जाए, सारा लॉक हो जाए, दुकान पहुंच जाते कि खोल दो। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि मोबाइल अगर लॉक हो जाए, पैटर्न भूल जाए, तो तुरंत हम दुकान भागते हैं कि यार इसको खुलवा दो। तो सारा ईवीएम तो बहुत बड़ा मतलब वो है, जिसमें पता नहीं क्या क्या दाबते, कहाँ जाते हैं, क्या। मैं कह रहा हूँ जो सिंबल्स ऊपर दिए हुए हो सकता है उसके नीचे कोई लेटर हो, कोई अल्फाबेट हो, जो कुछ और इंडिकेट करता, हम क्या मालूम। मैं तो आम एक वोटर हूँ, मेरे मन में तो संदेह आएगा कि ऊपर के नीचे जो ऊपर जो स्टिकर दिख रहा है, लॉकी दिख रहा है, हो सकता है उसके नीचे कद्दू निशान हो। मैंने लॉकी दबाया और मेरा वोट कद्दू को चला गया हूँ, तो मुझे तो बीवी उसका प्रमाण चाहिए ना कि मैंने जो दबाया उसी को गया, उसका प्रमाण दो मेरे को। मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं तो ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक मतदाता के मन में भी ये प्रश्न आया है कि भाई मैंने मूली दबाया था और पता लग रहा है कि खीरे को वोट चला गया, ठीक है, तो भैया मेरे को प्रमाण दो कि मेरा वोट मूली पे ही गया है। ये है कुल मिला के मसला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को करो, और भी बहुत सारी मतलब अदालत को ये विचार करना चाहिए, जैसे आपने कहा चाहे पीएम केयर फंड हो या और भी जो चीजें हैं। मैंने कहा कि अब जब तमाम संस्थाएं और जब लोग त्रस्त और सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अदालत को कम से कम इस वक्त, तो जब अदालत के पास पावर है, तब अदालत के पास मतलब अदालत अपने पावर का वो कर सकती है पूरे, उससे अभी कोई अमेंडमेंट नहीं आने वाला। तो मुझे लगता है कि अदालत को इन तमाम चीजों पे जनहित में सुनवाई करने की जरूरत है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो मुझे इतना जी जी नित्यानंद जी, आप शायद लाइट बंद कर सकते हैं। क्योंकि हम अंतिम पड़ाव में हैं, और उस पड़ाव में यह है कि जो लास्ट में हमने जो उसका थंबनेल में है कि ये खदेड़ा खदेड़ी जो होना शुरू हुआ है, ये मतलब बाकी भी जो राज्यों में, चाहे डीएमके हो, चाहे उधर क्या बोलते हैं, केरला की पार्टी, केरला में डेमोक्रेटिक पार्टी है, या जो भी मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, या जो भी है, या ममता बनर्जी हैं, जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं, जहां वहां उनके एमपीज को तो कोई खदेड़ नहीं रहा है। Exactly. इनके ही राज्य में
इनके ही शासित राज्यों में क्या क्या वजह हो गई कि लोग जो है मतलब देख रहा हूं कि ये अच्छा संकेत नहीं, अच्छा मतलब उस लिहाज से कि कोई भी प्रत्याशी आए अपनी बात रखे, मानना ना मानना आपकी बात है, लेकिन इतनी भयंकर नाराजगी वो कहीं मुझे तो लग रहा है कि अ, खेला जो है लोगों ने समझ लिया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा था, जो भेड़िया भेड़िया वाली बात कर रहा था। ये पहले मैं 2 मिनट ले लेता हूँ नित्यानंद जी की बात में और थोड़ा ऐड कर दूं कि ये जो वीवीपैट का मामला है, ये वीवीपैट का ही मामला नहीं है। 2019 के इलेक्शन में तो ये चुनाव आयोग के पास एक भी जवाब नहीं है। 2019 के इलेक्शन से पहले जो 20 लाख ईवीएम, टोटल 55 57 58 लाख ईवीएम से पूरे हिंदुस्तान में वोट होते हैं, चुनाव होते हैं लोकसभा के, 20 लाख अलग से कंपनी से ही गायब हो गए थे। वो है कहां? उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? वो गायब क्यों हुए थे? वो गायब हुए थे या करवाए गए थे? जनता के मन में ये भी सवाल है। जनता के मन में ये भी सवाल है कि 2019 के आम चुनाव में, ये जो लोकसभा चुनाव थे, उसमें जो ईवीएम को वोट पड़े थे, वो अधिकतर जगहों पे जितने वोट्स थे, कहीं पे उससे बहुत ज्यादा पड़े, कहीं पे उससे बहुत कम पड़े। तो ये क्या मसला है? कम पड़े वो तो समझ में फिर भी आ सकता है, जितने वोट्स थे उससे ज्यादा कैसे पड़े? और वो चुनाव आयोग ने नियत समय से बहुत पहले इनके सबूतों को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। 1 साल तक उन्हें रखना होता है, 3-4 महीने में डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। तो चुनाव आयोग तो शक के शंका के घेरे में पूरी तरह से है। राजीव कुमार जी से कुछ पूछा जाए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त से, तो वो शायरी करते हैं, शेरो शायरी करते हैं, उनके पास जवाब ही नहीं है। वो ऐसा लगता है जैसे वो अनिल मसीह हो। अनिल मसीह और मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों का स्टैंडर्ड एक ही लगता है। जवाब आपको देना है इस बात का कि भाई, ईवीएम में जितने वोट्स ईवीएम को जाने चाहिए थे, वीवीपैट मशीन में और ईवीएम में जितने वोट जो है, जहां भी वो काउंट, मतलब कि उसका डेटा जमा होता है, वो जितने वोट्स थे उस गांव में या उस शहर में या उस बस्ती में जहां पे वोटिंग हुई, उससे ज्यादा वोट्स वहां पे किसके आए? कौन था जो वोट दे गया? ये भूतिया ईवीएम है, भूतिया वीवीपैट है या क्या है? इसका जवाब तो अपने शायर ही दे सकते हैं। और दूसरा, अब मैं आप वाले पे आ जाता हूं कि अभी अभी बहुत कुछ बताना है। दूसरा, इस वाले पे आ जाता हूं जो आपने ये कहा खदेड़ा खदेड़ी वाला। तो खदेड़ा खदेड़ी के तो लगातार आ ही रहे हैं, और पता नहीं क्यों सिर्फ एक ही दल या उनके ही अलाइज। मैं एक नवीन कुमार जी हैं, आर्टिकल 19 चैनल यूट्यूब पर, वो गया में थे, तो उनके माध्यम से, उनका कल मैं थोड़ा सा देख रहा था क्लिप, तो उनके माध्यम से पता चला कि वहां पे जीतन राम मांझी जी को भी खदेड़ा गया। तो जितने भाजपा या उसके अलाइज हैं, उनको अगर खदेड़ा जा रहा है, वो भी तो ग्रामीण इलाके में ही खदेड़े जा रहे हैं जी। वो भी ग्रामीण इलाके में ही खदेड़े जा रहे हैं ज्यादातर, और वैसे राज्यों में ज्यादा खदेड़े जा रहे हैं जो भाजपा मई है, जहां पे पिछले आम चुनाव में भाजपा लगभग 7% सीटें लेके आई थी, उन राज्यों में खदेड़े जा रहे हैं। इसके साथ एक और चीज हो रहा है,
भाजपा के अपने मीटिंग्स में, उनके अपने दफ्तरों में जूतम पैजार की इतने वीडियोज आ रहे हैं, आपसी लड़ाइयां, जूतम पैजार, गाली गलौज, ये भाजपाइयों के बीच में शुरू हो गया। मतलब ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं या फिर मतलब कि चीन या पाकिस्तान के खिलाफ एकदम सशस्त्र जाने वाले हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। और करना क्या चाहते हैं? चलिए, ये जो भी करना चाहते हैं, इनके इन हरकतों को देख करके जनता क्या करना चाहेगी? देखिए, गांवों तक या एकदम रिमोट इलाकों तक या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उन तक ये बातें पहुंच रही हो, ना पहुंच रही हो, थोड़े लोगों तक पहुंच रही हो, थोड़े लोगों तक नहीं पहुंच रही हो, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि नित्यानंद जी के पॉइंट को भी साथ में रखते हैं हम। लेकिन ये बात तो तय है कि वर्ड टू माउथ तो पहुंच रही होगी ना बातें। उनके अपने इलाके में अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो लोग एक दूसरे को बताते हैं। बार बार मैं अक्सर कहता हूं कि वो जो गणेश जी ने दूध पिया था, जिस समय मोबाइल नेटवर्क नहीं था, और 1 घंटे में लोग पूरे हिंदुस्तान ने दूध पिला दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो लोगों का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यहां तक कि गांव में भी, वो बहुत कमजोर है। हाँ, कमजोर है, समझने में देर लग जाती है, लेकिन फिर वो भेड़िया वाली बात जो है, जी जी एकदम सही कह रहे हैं। एक तो अभी कभी कभी वो भी सच हो जाती जी है। जी एकदम सही बात है। हाँ, वह नित्यानंद जी के पास आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। नहीं, नित्यानंद जी, हाँ, आवाज आ रही हो? अरे विघ्नेश सर को आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, मैं क्योंकि उस वक्त भी ये अभी लाइट फिर आई है, तो फिर मैं कमरे में आ गया, पहले मैं बाहर था, तो ये लाइट का बड़ा चक्कर है। हेलो, ऑडिबल है ना? ऑडियो है ना मेरा ऑन? जी जी। मैं ये कह रहा था कि जो सर कह रहे हैं, जो खदेड़ने वाली बात जो मैं सुना, हाँ हाँ एकदम एकदम सही है। जी। हेलो। अब जी जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो खदेड़ने वाला जो मुद्दा है ना, खदेड़ने का ये देखिए कि पिछले बार, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि खदेड़ने की खबर पिछले बार हरियाणा में ये तक कह दिया था कि भाई बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। पंजाब और वहां पे इन लोगों को भगाया गया, और अभी भी जैसे कुछ जगह पे हुआ जहां इनको घुसने नहीं दिया गया। एक मिनट। किसान आंदोलन के टाइम में आप उसमें ये देखिए कि उस पूरे स्टेट में जो रिजल्ट आया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हम बात कह रहे हैं कि हो सकता थोड़ा लगा, मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूं कि जहां भगाया गया, जहां गाड़ी से कुचाला गया, कुछ मतलब किसानों को रौंद दिया गया है, मैं परिणाम की बात कर रहा हूं, ग्राउंड की। जीतनराम मांझी की वो आर्टिकल 19 का नवीन कुमार का शो मैं भी देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि जो कैंडिडेट और जो उम्मीदवार खड़े किए गए उसको लेके लोग नाराज हैं कि किसको आपने दिया। वो शाहबुद्दीन की बात कर रहे थे और फला की बात वो लोग कह रहे थे। मैंने भी देखो गया में खड़े थे, वो गया में ही नवीन कुमार कर रहे थे। मैं जो कह रहा हूँ कि बार बार इस बात को होता है कि ये जो छोटी मोटी कुछ चीजें, जो कुछ खबरें आती है, ऐसे बहुत जगह है जहां से सत्ताधारी नेता, मतलब दल के नेता या उनके अलायंस को भगाया गया है। ग्राउंड में लंबे समय से आप जानते हैं कि ग्राउंड में रिपोर्टिंग हम लोग करते आ रहे हैं और ग्राउंड में हम लोग रहे हैं। जंतर मंतर का मुझे याद है, हमने देखा कि वो जो जब हुआ था, और मैंने मद्रास के किसानों का, चेन्नई से जो किसान आए थे उनकी, तमिलनाडु के किसानों से लेके
और बिहार की, और वो जो पुणे में जो रैली हुई थी, वो तमाम आंदोलन मैंने देखा। मैं परिणाम की बात कर रहा हूँ कि परिणाम उस तरह से वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। तो जो वीवीपैट का जो कनेक्शन है, जो कह रहे थे कि जो वोट है, ये गांव में मान लीजिए कि 50 वोट आ रहे, पता लग रहा है वहां 200 वोट पड़े, तो उसमें मैंने अपनी बात कही है कि उसमें इसका मतलब ये है कि जी जी, केवल इसका मतलब ये लगाया जाए कि ये सब जो जनता के रिसेंटमेंट्स हैं या विक्षोभ हैं या क्षणिक कुछ विरोध है, इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता है चुनाव में। नहीं नहीं, वो मतदान केंद्र, जब मतदान केंद्र तक जाते जाते उसका कुछ नैरेटिव बदल जाता है या बदल दिया जाता है। मैं बदल आपको दिया जाए। या फिर कुछ टेक्निकल चीजें, सही कह रहे हैं। वो आरोप लग जाता है, उसको आप देख लीजिए कि कुछ टेक्निकल है कि वो अपने फेवर में कर लेते हैं, या फिर वोट में गड़बड़ होती होगी, अगर यही नाराजगी है और उस तरह से वोट पड़े। जैसे मान लीजिए कि 2 राज्य में वोट हुई है जहां सरकार बदला, जाए तेलंगाना। एक तो होता है कि जो परसेंटेज है, या तो बहुत भारी मात्रा में लोग चुनाव इनकम के वजह का जो पता चलता है कि लोगों ने नाराज होकर दिया है। वोटिंग का जो परसेंटेज अभी भी वही उसी के बीच में रहता है, 55, 60, 65 के बीच में रहता है। 70 या वो बहुत कम ही यहाँ पे वोटिंग हुई है ना। जी जी नाराजगी जब होती है कि सरकार को हटाना, तो लोग वोट देने जाते हैं। जी। तो चूंकि अभी हम लोग करीब करीब 1.5 घंटे से ऊपर हो गया बातचीत करते हुए, और सही बात है। जो सबसे शुरुआत में विघ्नेश भाई आपकी आवाज अ, अच्छा, मतलब मुझे लगा कि शायद नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, स्टिल हो गए थे आप, तो आप अपना खोल लीजिए। तो सही बात है, काफी देर भी हो गई है और 12 बज के 7 मिनट हो गया है। केवल अब इसको बंद करना है कि 2-3 चीजें हैं कि नाराजगी तो है, और 10 साल में क्या डिलीवर किया वो सब लोग देख रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो सीधे सीधे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का है, बेरोजगारी का है, या सामाजिक सौहार्द या तमाम चीजों का मसला है, जहाँ एक आराम से काम कर पाए आदमी, वो सब जो सीधे सीधे जुड़े हुए मसले हैं, उस मसलों पे लोग ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। इसके साथ साथ जो परसेप्शन बनाने की इनकी जो मशीनरी है, उसका भी प्रभाव पड़ता ही है। तीसरा कि तमाम चीजों के बावजूद बीजेपी या जिस तरह की पार्टी है, जितना साधन संसाधन है, और भी उसके पास तौर तरीके होंगे जो मैनेज करने के लिए, वो कोशिश तो करेगी ही। और कोशिश में कितनी सफल होती है, क्या इसको भुना पाती है, ये सब देखने का मसला है। आप दोनों लोग जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत आभार कि मतलब मैंने कोई टाइम नहीं दिया, उसके बाद माफी के साथ फिर से आभार। और नित्यानंद जी का जो कहिए कि एक आकलन है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा सटीक है, और हम चाहते हैं कि वो झूठ हो। इस मौके पे झूठ साबित। जी नहीं, मुझे खुशी होगी कि मेरा आकलन झूठा साबित हो, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुशी होगी। नहीं नहीं, मैं सहमत हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं हम दोनों दो पक्ष रख रहे हैं एक ही चीज के। तो जो नित्यानंद जी का आकलन है और जो मेरा आकलन है, उसमें बस देखने के नजरिए का फर्क है। चाहते तो हम लोग सब वही हैं, जो मतलब लगभग एक जैसी ही सोच है, एक जैसी संविधान बचा है। लेकिन एक चीज आखिरी में जाते जाते मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, अगर इतना कुछ होते हुए भी, इतना ज्यादा, जो नित्यानंद जी का पॉइंट है कि इतना ज्यादा छोड़ होने के बावजूद अगर जो ईवीएम तक या फिर रिजल्ट तक जो चीजें नहीं पहुंचती,
उसका, हालांकि इस पे चर्चा अगले ये में करेंगे, अगले शो में करेंगे, लेकिन वो इसकी दो बारीक वजह हैं। पहली वजह है बहुत बारीक कास्ट मैनेजमेंट किया जाता था, जो इस बार ढीला पड़ा है। दूसरा, जिस बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, ईवीएम और वीवीपैट। जी शुक्रिया। जी, तो अभी जो एक मुद्दा रह गया जिस पर हम लोगों को विशेष चर्चा करनी थी, उस पर हम लगता है कि अगले राउंड में करेंगे, वो था मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो वाला पूरा प्रकरण ही छूट गया है, और मुझे लगता है कि जब हम करेंगे तो अब पूरी तैयारी हम लोगों की हो जाए। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और दर्शकों से भी हम निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी सुझाव हो हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।